वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो एक लंबी सांस लो मेरे साथ और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन मैं यूट्यूब पे ले रहा हूँ, पर आज का यूट्यूब का सेशन जो है हमारा जस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए ले रहा हूँ जो स्टूडेंट्स को ऐप में थोड़ा बहुत अभी भी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम जा रहा है या ऐप से अभी तक यूज टू नहीं हुआ है। इसके बाद आपका यूट्यूब सेशन नहीं रहेगा। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी ऐप पे कनेक्ट हो चुके हैं और मैं वो सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी यूट्यूब पे है, ओके, वो ऐप पे आ जाइएगा। लेट्स ओके ज्वेल अप विद द ऐप सो दैट आपके आने वाले कुछ चैलेंजेस होंगे तो वो भी थोड़ा आप ऐप यूज करोगे तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। हाँ, और आज जो मैं डाउट्स एंटरटेन करूंगा तो जो यूट्यूब पे है सो ओके उनके बाद में लूंगा। पहले तो जो ऐप से कनेक्टेड है उनके डाउट्स को मैं प्रायोरिटी दूंगा। सो ओके स्टार्ट करें। चलिए, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? बढ़िया हो? एकदम मस्त हो? चलिए, तो हमने एक बेसिक डिस्कशन जो है लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था। जो हमारा लास्ट सेशन था 01A, पहला लेक्चर 00 था जो इंट्रोडक्टरी था, और उसके बाद में 01A में हमने बेसिक्स ऑफ जीएसटी, जो इंटर में हमने बहुत ओके या आपने कहीं पे भी इंटर पढ़ा होगा तो डिटेल में पढ़ा ही होगा, पर उस सभी चीजों को कवर करते हुए फाइनल में हमने ओके जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है इन जीएसटी वो कंप्लीट किया। आज थोड़ा लेवी के बारे में पढ़ेंगे और सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो यस बेटा, आई एम गुड, आई एम गुड। वॉल्यूम इज गुड? यस और नो? हाउस द जोश? मेरे आवाज बताओ, पहुंच रही है आप तक? पहुंचना तो चाहिए भाई साहब। चलो थोड़ा सा वॉल्यूम पर मैं भी काम कर लेता हूं, और यहाँ पे ये थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देता हूं। हेलो, बढ़ जाना तो चाहिए। हेलो, हाँ, बस बेटा इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं। हेलो, अब तो क्लियर आवाज आ रही होगी आपको? यस और नो? चलो, बेटा जो भी आपके डाउट्स और क्वेश्चन है पुष्कर एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स, वो ये सेशन के एंड में कनेक्ट हो जाए। ये सेशन 9:45-10 बजे के बीच में खत्म होगा, तब कनेक्ट हो जाना और आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस है और आपका ऑर्डर आईडी तब पूछ लेना। चलो आज का सेशन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यस, अब आ जाइए। हमने क्या डिस्कस किया था? 2 मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूँ आपका। यस, कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि सर ये जो हैंड रिटन नोट्स आप कहाँ शेयर करते हो? हमारे, मैंने आपको कहा था, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, और अब आप फाइनल के स्टूडेंट्स हो, थोड़े इनफ मैच्योर्ड भी हो, तो ये बात को समझ जाओ। देखो, आपको 2 टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है। एक टेलीग्राम चैनल है, ओके, और एक है टेलीग्राम ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? तो हमारे बैच का एक टेलीग्राम ग्रुप बनता है और इस बैच से मैं कम्युनिकेट करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप से। और जनरल कम्युनिकेशंस जो आपके मतलब एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा आपका ओके शेड्यूल बना के देता हूँ कि आपने कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो वो मेरे चैनल पे आता है जो जनरली सारे स्टूडेंट से कनेक्टेड होता है। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो आपको ग्रुप कैसे ज्वाइन कर लेना? अभी के अभी, ओके, ज्यादा सोचना मत। ओके, ये ग्रुप जो है ये पब्लिकली ओपन नहीं होता है, जो बैच के स्टूडेंट्स है उनके लिए ही दिया जाता है। तो आपको क्या करना है? www.vsmartacademy.com पे जाना है, ओके, और वहां लॉगिन को क्लिक करना है। लॉगिन को क्लिक करने के बाद ऑलरेडी आपका अकाउंट्स अगर vsmartacademy.com पे होगा, .com ऐप नहीं, .com पे जाना है, और वहां होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके लॉगिन में जाके ग्रुप, स्टडी ग्रुप जो है, ओके, वो ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम में। और अगर नहीं हुआ, आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया होगा आपने, क्योंकि हमारे एसोसिएटेड चैनल पार्टनर से या कोई अदर पोर्टल से बाय किया होगा, तो वो सिचुएशन में आपको vsmartacademy.com पे आना है। लॉगिन में आपका ईमेल आईडी वही डालना है जो आपने बाय करते वक्त डाला है, और अपना न्यू लॉगिन क्रिएट करना है। और जैसे आप लॉगिन में जाओगे, ज्वाइन स्टडी ग्रुप में आपको ये टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, तो आपको ये ज्वाइन कर लेना है। जो अब आप टेलीग्राम लिंक में जाओगे, तो टेलीग्राम लिंक में जाने के बाद जो ग्रुप रहेगा हमारा, वो ग्रुप में अलग अलग सेक्शन की है। आपके डिस्पैच के डाउट्स, आप मेरी विशाल सर अनाउंसमेंट जो आपने क्लास के पहले ऑलवेज देखना है,
और उसके बाद में उसमें हैंड रिटन नोट्स करके एक सेक्शन है हमारे ग्रुप में, ग्रुप के अंदर। ओके, हैंड रिटन नोट्स करके एक सेक्शन है, तो डेली बेसिस पे जितना भी ओके ये नोट्स के बेस पर हम डिस्कस करेंगे, लिखेंगे, जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, सबको क्लियर। और दूसरी बात देखो, आप सबको पता है कि ये लेक्चर जो है हमारे 1.5 से पौने 2 घंटे के आसपास इफेक्टिव हो रहे हैं। ओके, तो ये जो लेक्चर है ये ऐसे 2 पार्ट मिला के एक लेक्चर रहेगा। जैसे पहला लेक्चर तो 00 था, कंप्लीटली इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसके पहले वाला सेशन ओके 01A था और ये 01B है। ओके, वैसे तो हमारा ये थर्ड सेशन है, पर ये लेक्चर नंबर 3 नहीं है, ये 01B है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? अगर सबको क्लियर हो गया तो बोलिए डन 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 सर, यस कहिएगा। ओके, तो चैप्टर 1 में ओके बहुत सी बेसिक बेसिक चीजें हमने देखी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं ओके यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ओके, देखो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। यस, सबसे पहले तो हमने टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, उसके बाद में टैक्स हिरार्की, टैक्स हिरार्की में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, रूल्स बाय गवर्नमेंट फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, नोटिफिकेशंस ओके ये गवर्नमेंट इशू करता है, और सर्कुलर्स जो है, सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शन ये सीबीआईसी इशू करता है। ओके, सेक्शंस को कैसे रीड करना चाहिए ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद में टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी। ओके, तो सेंट्रल कौन से टैक्सेस है और स्टेट कौन से टैक्सेस है। ओके, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। तो ओके, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। चलो 2 मिनट में आपको जस्ट कनेक्ट कर देता हूं। ओके, देखो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ओके, वैल्यू एडेड टैक्स बेस पे कंटिन्यूअस क्रेडिट चेन है। ओके, ये फाइनल कंज्यूमर पास ऑन होता है, बिजनेस टैक्स है, और आईटीसी की वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होते हैं। ओके, फेडरल स्ट्रक्चर होने की वजह से जीएसटी में ड्यूअल मॉडल है। ओके, ड्यूअल मॉडल मतलब ओके वही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिला के जीएसटी लगाती है। इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी और एसजीएसटी ओके 50-50% लगता है, और इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगता है। उसके बाद में टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कभी कभी फाइनल लेवल पे ओके एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, या कभी एक आधी छोटी सी एडजस्टमेंट 14 मार्क्स के क्वेश्चंस में या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है। तो गुड्स टोटली आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी, कौन से गुड्स है? तो अब देखो पहले जो है ओके टोटली आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी जो है, इसमें 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, और एक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे मैन्युफैक्चर होगा तो सेंट्रल एक्साइज है, और सेल होगा तो वैट और सीएसटी है, डिपेंड्स ऑन इंट्रा स्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाई। ओके, एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा तो मैन्युफैक्चर पे स्टेट एक्साइज है, और बाकी वैट और सीएसटी है। कुछ ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर एक्साइज और जीएसटी है, वैट सीएसटी नहीं, एक्साइज और जीएसटी है। टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए तो मैन्युफैक्चर पे सेंट्रल एक्साइज है, और सेल पे सेल पे जीएसटी लगेगा, डिपेंड्स कि इंट्रा और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन क्या है उसके हिसाब से। ओपियम, नार्कोटिक्स, इंडियन हेम्प मतलब चरस गांजा वगैरह होगा तो उसके मैन्युफैक्चर पे हाँ वो इंडिया में प्रोडक्शन अलाउड है अंडर द लाइसेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और यहाँ तक कि उनके मैन्युफैक्चर पे स्टेट एक्साइज वगैरह और सेल पे जीएसटी लगता है। ओके, चलिए, और बाकी सारे गुड्स पे जीएसटी लगता है सब्जेक्ट टू एग्जम्पशंस एंड एक्सेट्रा, पर जीएसटी की लेवी है। ये डिस्कशन दिखा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ओके, एक लाइन में याद रख लेना, आर्टिकल 246A में पावर है जीएसटी लगाने की। उसके बाद में हाँ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, आपको क्या याद रखना है कि भाई 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इनको नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। आर्टिकल 249A ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि इंटरस्टेट होगा तो आईजीएसटी का लॉ पार्लियामेंट बनाएगा, लेकिन आईजीएसटी का रेवेन्यू जो है सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड होगा 50-50% में। आर्टिकल 366(12)A में ओके 12A में देखिए टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद में यस रियल एस्टेट, तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में जीएसटी के जो इम्प्लीकेशंस है बेटा, ओके आपका क्वेश्चन आया तो मैं बता रहा हूँ। रियल एस्टेट में जीएसटी के इम्प्लीकेशंस एक्चुअली कैसे होते हैं, जब हमारा सप्लाई चैप्टर चालू होगा ना, तो सप्लाई चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो 28 स्टेट्स है, और ये याद रखना दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 स्टेट को जो है यहाँ पे स्टेट ही माना जाता है जहाँ एसजीएसटी लगता है, और 5 यूटीज है, आगे देखेंगे। जीएसटी काउंसिल, इनके रिकमेंडेशंस आते हैं। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट की मैंने लिस्ट दी थी, ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये तो इतना सा तो आपको पता ही होगा कि कंपोजिशन लेवी, थ्रेशोल्ड, या कुछ चीजें जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगी तो थोड़ी अलग लगती है। तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में क्या क्या आता है हमने यहाँ पे देखा, और मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक बनाने कही थी, बनाई क्या आपने? ओके,
बनाई क्या आपने? चलो, किसी को भी ऐप वगैरह के इश्यूज हो गए तो अपने ऑर्डर आईडी क्लास के एंड में डाल देना। ओके, मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टीम से कोऑर्डिनेट कर लेना है। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, ये एक पॉइंट जो है, ओके, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी जो है यहाँ पे किस तरह से होगा, तो टैक्स ऑन इनवर्ट सप्लाई। ओके, अगर आपके इनपुट पे आईजीएसटी है, आपके इनपुट पे आईजीएसटी है, तो ये आईजीएसटी का क्रेडिट आप जो है फर्स्ट आईजीएसटी के लिए यूज करोगे और उसके बाद में सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए यूज करोगे। ओके, तो पहले कंप्लीट यूटिलाइजेशन आईजीएसटी के लिए, उसके बाद में अगर आईजीएसटी का क्रेडिट आपने यूज कर लिया तो देन ओके, पहले आपको आईजीएसटी कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद में आप यूज करोगे सीजीएसटी। सीजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी के पेमेंट के लिए और उसके बाद में आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो। एसजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी के पेमेंट के लिए और उसके बाद में आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा मैं आपको यहां बता दूं, देखो अगर हम क्वेश्चन बैंक देखें, चार्ज ऑफ टैक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, ये आपको आ जाएगी और मैंने इसका पीडीएफ आपको दे दिया है। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई जो है, थोड़ा एक क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे हम बना लेते हैं। आ जाए, ओके, यूटिलाइजेशन कैसे, मैं थोड़ा आपको बता दूं। ओके, अपने नोटबुक में आपने ये मेरे साथ लिखा होगा, तो अपने नोटबुक में ओके यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करो। ओके, लिखो यहाँ पे, आप अपने नोटबुक में लिखो टैक्स पेएबल, आ जाएगी बेटा। ओके, फिजिकल कॉपी आ जाएगी आपको। टैक्स पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। ओके, अब ये आपका आउटवर्ड सप्लाई जो है, इसका जो टैक्स पेएबल आएगा आपको, ओके, ठीक है, तो एक ट्रांजेक्शन ले लो, लिख लो यहाँ पे, एड ट्रस्ट टैक्स पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई एट @ 18% कर देना, ट्रांजेक्शंस एंड वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, जस्ट एक मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, ट्रांजैक्शन में इंट्रास्टेट सप्लाई है, इंट्रास्टेट सप्लाई। ओके, और एक है इंटरस्टेट सप्लाई। अच्छा, इंट्रास्टेट सप्लाई जो आपका आउटवर्ड जो है, वैल्यू ऑफ सप्लाई समझ लो ये 10 लाख है, और ये इंटरस्टेट सप्लाई आपका 5 लाख है। ओके, आपका 5 लाख है। थोड़ा सा एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद में ओके, यहाँ लिख दो इनवर्ट ट्रांजेक्शन, inward transactions on which tax paid @ 18%। ठीक है, अब इनवर्ट ट्रांजेक्शन में वही आपका पर्टिकुलर्स, उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू, इनवर्ड में लिख दो इंट्रास्टेट सप्लाई, और वैल्यू जो है यहाँ पे 6 लाख ले लेना, और इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन इनवर्ड हुआ है और वो यहाँ पे 3 लाख ले लेना।
यहाँ पे 3 लाख ले लेना, ठीक है। अब नो डाउट 18% का ही जीएसटी है। यहाँ लिख दो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी लिख लो CGST 10,000, SGST 10,000 and IGST 15,000। ओके, IGST 15,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम कंपटीशन करें, अब आंसर करें, आंसर ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल, कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल, ठीक है। अब नेट जीएसटी पेबल जो है यहाँ पे यस अब मैं आपको अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, बहुत बेसिक है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए मैं थोड़ा आपको उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पर्टिकुलर्स, पहला आपका कॉलम आना चाहिए आईजीएसटी। सर पहला कॉलम क्यों आईजीएसटी आना चाहिए? फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। दूसरा कॉलम आपका आना चाहिए सीजीएसटी और तीसरा कॉलम आपका आना चाहिए एसजीएसटी। ओके, तो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ये जो आईजीएसटी अगर हम लेंगे यहाँ पे, अब यहाँ जो है टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, इसमें अगर हम बात करें तो पहला इंट्रा स्टेट, और वैल्यू कितनी थी उसकी इंट्रा स्टेट की बताओ? वैल्यू थी 10 लाख। और दूसरा था इंटरस्टेट, इंटरस्टेट की वैल्यू कितनी है? 5 लाख, 5 लाख। तो यस दोस्तों, ये बताओ कि इंट्रास्टेट सप्लाई पे आउटवर्ड तुम्हारा सप्लाई है तो कितना जीएसटी आएगा इंट्रास्टेट सप्लाई पे? अगर हम बात करें तो 18% के हिसाब से, लो कैलकुलेटर, यहाँ पे 10 लाख का 18%, पर ये इंट्रा है तो हम CGST जो है ये तो आपका 9% आएगा, ये 9% और ये 18% के हिसाब से, तो ये आएगा 90,000 और ये आएगा 90,000। डन, यस और नो? और यहाँ डैश आ जाएगा, ये इतना पे करना है आपको। और इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो 5 लाख, 5 लाख पे आपको आईजीएसटी देना है, क्योंकि जब आप इंटरस्टेट सप्लाई होता है तो आपको आईजीएसटी देना पड़ता है। तो 5 लाख इंटू 18% की अगर हम बात करें तो ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट टोटल 18% लेना है आपको 5 लाख का, तो कितना आता है 18%? 90,000, 90,000, ठीक है। तो टोटल टैक्स पेबल आपका क्या आएगा? टोटल टैक्स पेबल आपका यहाँ पे तीनों का 90,000, 90,000 एंड 90,000, ठीक है। तो 90 क्या आएगा? अब थोड़ा एक चीज समझना, अब हम आईटीसी लेंगे इस मंथ की, क्योंकि आईटीसी लेने के लिए 1-to-1 कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी। आप पूरे मंथ का जो आईटीसी है वो आपके आउटपुट टैक्स पेमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हो। तो थोड़ा एक काम करो, स्पेस छोड़ दो, ओके, और नीचे एक वर्किंग नोट बनाओ, ओके, स्पेस छोड़ दो, नीचे एक वर्किंग नोट बनाओ, ओके। और वर्किंग नोट आपकी क्या आएगी? ओके, देखो मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज पता है, लेकिन यस यहाँ पे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटर में जीएसटी अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, तो थोड़ा उनको कनेक्ट करने के लिए मैं ये प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ठीक है। तो वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल आईटीसी, ओके भाई, इस मंथ का टोटल आईटीसी आपका कितना है? तो इसमें
आईटीसी ले रहा हूं तो पर्टिकुलर्स, पहले आईजीएसटी, ये आदत ही लगा लो, पहले आईजीएसटी, बाद में सीजीएसटी और बाद में एसजीएसटी। ठीक है, सबसे पहले ले लो ओपनिंग बैलेंस। जब आप आईटीसी का क्रेडिट लेते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, तो सबसे पहले आपको, बेटा रुक जाओ, ऐप पे नहीं तो इतना स्पैम करने की जरूरत नहीं है, क्लास के एंड में ही आपको ऑर्डर आईडी डालना पड़ेगा प्लीज। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस आपके पास पहले आईजीएसटी का ले लो, आईजीएसटी का 15,000 है, और ये 10,000 है, और ये 10,000 है। अब दूसरा आएगा परचेसेस, परचेसेस इन अ मंथ या इनवर्ट सप्लाई इन अ मंथ। इन अ मंथ में आपका इनवर्ट सप्लाई क्या होगा? तो पहला इसमें इंट्रास्टेट, कितना था इंट्रास्टेट का परचेसेस इन अ मंथ? अगर हम कंसीडर करें तो इंट्रास्टेट का परचेसेस था 6 लाख, तो 6 लाख का ये परचेसेस था, 6 लाख का 9% ईच निकाल लो 6 लाख का, और इंटरस्टेट सप्लाई, ओके इंटरस्टेट सप्लाई क्या आ रहा है बेटा आपका? इंटरस्टेट सप्लाई कितना था? 3 लाख रुपीस। तो ये जो 3 लाख रुपीस आपका यहाँ पे, चलो 6 लाख का ये कितना आ रहा है? 9%, तो मैं 6 लैक्स इंटू 9%, 54,000, और ये 54,000। ठीक है, और 3 लैक्स का 18%, 3 लैक्स इंटू 18%, तो ये यहाँ पे भी 54,000 आ रहा है। ठीक है, डन। तो आपका टोटल क्रेडिट कितना हुआ? 54,000 प्लस 15,000, यानी ये आपके पास टोटल आईटीसी, आपका टोटल आईटीसी यहाँ पे हुआ 69,000। ठीक है, और ये आपका 64,000 और ये 64,000। ठीक है, ये आपका टोटल आईटीसी। यहाँ तक क्लियर सभी को? सबको क्लियर होगा तो सीएल टाइप करो फटाफट। ओके, तो सबको क्लियर होगा तो सीएल टाइप करो फटाफट। चलिए, अब ये आपके पास आईटीसी है और आप यूटिलाइज करोगे। अब देखो क्या करना, ये तो आपने टोटल टैक्स पेबल निकाल लिया, लेकिन हमने ऊपर लिखा है नेट जीएसटी पेबल फॉर द मंथ। तो अब नेट जीएसटी पेबल में लेस आईटीसी आप क्रेडिट लोगे, आपका यहाँ पे आएगा लेस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो पहले इसको एक्साइज में सेनवैट बोला जाता था, सेनवैट क्रेडिट, और अभी आईटीसी कहते हैं। तो आईटीसी की अगर हम बात करें तो यस, अब क्या होता है, जितना आपके पास आईटीसी है ना वो इनर कॉलम में लिखा करो। तो आईटीसी मेरे पास किसका किसका है? आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो अगर हम पहले बात करें आईजीएसटी की, आईजीएसटी की बात करें तो 69,000, ये 69,000 मेरे पास है, इनर कॉलम में लिख दो। उसके बाद में सीजीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी मेरे पास कितना है? 64,000 ऑफ दिस मंथ, और एसजीएसटी, और एसजीएसटी मेरे पास कितना है? 64,000, ये मेरे पास 64,000 है। डन। तो दोस्तों जहां तक देखा जाए, अब मैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन स्टार्ट करूंगा। अब क्रेडिट यूटिलाइजेशन में आईजीएसटी 69,000, अब हमने क्या पढ़ा था? अगर आप ऊपर देखते हो, आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आप आईजीएसटी पेमेंट के लिए यूज करोगे। मतलब क्या, मेरे पास ये 69,000 का क्रेडिट है, ओके, इस मंथ में लॉ ये कहता है कि ये 69,000 पहले, अगर तुम्हारे आउटवर्ड में आईजीएसटी होगा, है मेरे आउटवर्ड में, तो पहले आईजीएसटी में ही यूज करोगे। तो चलिए, मुझे जरूरत कितनी है आईजीएसटी में? मुझे 90,000 के पेमेंट करने आईजीएसटी के, मेरे पास 69,000 है, ये मैंने यूज कर लिया। ओके, ब्रैकेट में लिख दो 69,000। अब देखो बैलेंस मेरा आईजीएसटी का खत्म हो गया, बैलेंस मेरा खत्म हो गया, तो वो सिचुएशन में अब मुझे जो है एक्स्ट्रा बैलेंस नहीं है। अगर एक्स्ट्रा बैलेंस होता, समझ लो आईजीएसटी मेरे पास 2 लाख रुपीज क्रेडिट होता, तो मैं आगे भी यूज करता, पर बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो डैश, ओके, ओके, बैलेंस नहीं है तो डैश कर देना। उसके बाद में नेक्स्ट, आईजीएसटी खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप सीजीएसटी का लो। तो सीजीएसटी का क्रेडिट जो है 64,000 है। सीजीएसटी में लॉ क्या कहता है? पहले 64,000 सीजीएसटी में यूज कर लो, सीजीएसटी में यूज कर लो, और अगर बैलेंस होता तो आईजीएसटी में रिक्वायरमेंट होती तो फिर हम आईजीएसटी में यूज करते, लेकिन
रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ डैश। और सीजीएसटी का इधर मैं क्रॉस करूंगा। क्रॉस क्यों करूंगा? क्योंकि सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी और आईजीएसटी के लिए मिलता है, पर एसजीएसटी के लिए नहीं मिलता है। और यहाँ पे सेम एसजीएसटी का क्रेडिट मैं इधर यूज कर लिया, ओके। और यहाँ पे सीजीएसटी के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, एसजीएसटी का अगर बैलेंस होता तो मैं आईजीएसटी के लिए यूज करता, लेकिन बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस ही नहीं है तो नेट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल निकाल लो। तो ये नेट जीएसटी पेबल आपका जो आएगा यहाँ पे कितना आ रहा है? तो 90 माइनस 69 यानी 21,000, ये आपका 21,000 आ रहा है। और ये 90 माइनस 64 तो 26,000, और ये 26,000। डन, करेक्ट। आपको जरा टेबल से यूटिलाइजेशन मैकेनिज्म से कनेक्ट कर दिया बहुत दिनों बाद। प्रेजेंटेशन मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए इससे कनेक्ट कर दिया। चलो लिख लिया सभी ने? यस, डन, ओके। अदनान, मल्टीपल जीएसटी रेट होते तो भी मल्टीपल रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। टोटल टैक्स पेड ऑफ द मंथ, वो 1-to-1 कोरिलेशन नहीं लगाना है हमको। जो भी तुमने जीएसटी पूरे मंथ का पे किया है, ओके, प्लस आउटवर्ड जीएसटी तुमने जो पे किया है उसके अगेंस्ट में यूज करना है। और एक बात बता दूं, ओके, मैं आपको एक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है एक लिंक दे दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स के बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, ओके। तो मैं कुछ बेसिक सेशन मेरे इंटर के पहले 2-3 सेशन इंटर के उनको प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। बाकी तो हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, पर बेसिक ही क्लियर नहीं है आईटीसी वगैरह के, तो मैं वो सेशन की लिंक उसमें दे दूंगा, ओके। आप फॉर्म फिल कर देना, तो मैं सेशन की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो प्लेलिस्ट बना के तो आपने बाद में देख लेना, ठीक है? डन 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 डन, ओके। तो यस अदनान, 1-to-1 कोरिलेशन नहीं लगता है फॉर टेकिंग द आईटीसी। चलिए, तो इस तरह से हमने ओके जो जीएसटी का बेसिक था वो कंप्लीट किया, ओके। जीएसटी का बेसिक था वो कंप्लीट किया। चलो, अब आ जाओ आप हमारे, अगर अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चार्ज ऑफ टैक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सीजीएसटी, आईजीएसटी लॉ एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ये कहूँगा कि जीएसटी में यहाँ धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पकड़ेंगे, क्योंकि एक चीज़ यह भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जीएसटी इंटर में हुआ है, और ऐसा फील आएगा कि यार वही तो चीज़ है, ओके। और यहाँ पे हो सकता है किसी ने इंटर में जीएसटी अच्छे से नहीं पढ़ा हो, ओके, तो उनको यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल पे धीरे धीरे हम जाएंगे कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके। तो मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, ओके, कि प्रोसेस तो वही होगी कि मुझे सेक्शन से कनेक्ट होके फिर मुझे एडवांस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा आपको फॉर फाइनल, ओके। चलिए, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ चार्ज ऑफ जीएसटी, इस टॉपिक में चैप्टर 1 का ही टॉपिक है, इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको ये कह दूं, सेक्शन 9, ओके, सेक्शन 9 और सेक्शन 5। अब देखो, जीएसटी का चार्ज अंडर सीजीएसटी एक्ट की बात करें तो सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन है, और अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो सेक्शन 5 ये चार्जिंग सेक्शन है। अब देखो, कोई भी इकोनॉमिकल लॉ 3 स्टेजेस में कैरी होता है, एक लेवी, दूसरा असेसमेंट और तीसरा कलेक्शन। बस ये 3 हाथ होते हैं उसके जिसमें वो पूरा इकोनॉमिकल लॉ कैरी करता है, ठीक है। लेवी मतलब क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, असेसमेंट मीन्स क्वांटिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, एंड कलेक्शन मीन्स पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो जैसे इनकम टैक्स आप पढ़ रहे हो, अब इनकम टैक्स में भी वही चीज पढ़ रहे हो जो तुमने इंटर में पढ़ी थी, ओके, पर स्टार्ट वही है, पीजीबीपी में वही है, पर थोड़ा एडवांस लेवल पे है,
ओके, कैपिटल गेन में वही है पर थोड़ा एडवांस लेवल पे। लेकिन एक इवेंट होता है जो इवेंट पे लेवी लायबिलिटी क्रिएट करता है गवर्नमेंट। तो जैसे जीएसटी में लायबिलिटी जो है, कोई बता पाएगा? ओके चलो मैं आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ कि जीएसटी में कौन सा ऐसा इवेंट है कि जिसको टच किया कि करंट लगा, ओके लायबिलिटी क्रिएट होगी। कौन बता पाएगा? मैं वेट कर रहा हूँ, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। कौन बता पाएगा? बोलो फटाफट, कौन सा ऐसा इवेंट है कि बस कौन से इवेंट पे लेवी है, लायबिलिटी है, फिर उसको हम क्वांटिफाई करेंगे और उसका कलेक्शन बाद में किस तरह से ये देखेंगे। तो यस, हमें यही ग्रेजुअली पढ़ना है। करेक्ट, वेरी गुड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर यही है। क्या बेटा? इनवॉइस पे नहीं भाई, सप्लाई। ओके, इनवॉइस नहीं संदीप, इनवॉइस तो क्वांटिफिकेशन पे आता है। ओके, सप्लाई पे लायबिलिटी है। ओके, और सप्लाई होने के बाद उसको क्वांटिफाई किया जाएगा। ओके, फिर उसके इनवॉइसिंग वगैरह बनता है और उसका कलेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, वेरी गुड, 99% स्टूडेंट नहीं ना बेटा, लायबिलिटी सप्लाई पे है, कलेक्शन टाइम ऑफ सप्लाई पे है। ठीक है, तो अब यहां पे चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्ट। और ये एक्ट रहा आपके सामने, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। तो सेक्शन 1 टाइटल, टाइटल दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। मे बी क्या? ओके, यही नाम है। ठीक है, extend to whole of India including जम्मू एंड कश्मीर। एंड थर्ड, 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुआ। सेक्शन 1 इज ओवर। ओके, कुछ खास बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि जम्मू एंड कश्मीर को भी अप्लीकेबल होगा। सेक्शन 2 बहुत सारी डेफिनेशन है, 100+ डेफिनेशन है। तो सर हम डेफिनेशंस जो है कैसे पढ़ेंगे? डेफिनेशन चैप्टर में चैप्टर वाइज देखेंगे, यानी जो वर्ड्स का रिलेवेंस उस चैप्टर में है, पहले वो वर्ड्स को डेफिनेशन में देख लेंगे एंड देन चैप्टर पे आएंगे। पर यस, डेफिनेशन डायरेक्ट फाइनल लेवल पे नहीं पूछी जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेफिनेशन जो है ओके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है। हाँ, उसके ऊपर कभी कभी एडजस्टमेंट्स पूछी जाती है 14 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में। चलो, सेक्शन 3 हिरार्की ऑफ द ऑफिसर, ये हम बाद में प्रोसीजर में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 3 ऑफिसर की हिरार्की कैसे होगी जीएसटी की, उनकी पावर्स क्या होगी, सेक्शन 3 4 5 एंड 6 ये उसमें दिया है, नॉट रिलेवेंट, प्रोसीजर में आएगा। हाँ, सेक्शन 7 एक कंप्लीट टॉपिक है इसके ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। और जब भी जीएसटी आपने पढ़ना चालू किया होगा तो इसी चैप्टर से चालू किया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। उसके बाद में सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ओके, तो सेक्शन 8 जो है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई यहां पे देखेंगे। और फिर सेक्शन 9 आता है, जो 9 से मैं चालू करूंगा। नीचे अगर आप देखोगे तो सेक्शन 9 से चालू करेगा एंड दिस इज चार्जिंग सेक्शन। तो पहले मैं लेवी का सेक्शन आपको पढ़ाऊंगा, लेवी क्या है, ओके, और कलेक्शन कैसे होता है, और फिर मैं थोड़ा सेक्शन 7 पे और सेक्शन 8 पे आऊंगा। ठीक है, अब लेवी स्टार्ट करने के पहले भाई एक सवाल होता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया यार कि आप जीएसटी लगा रहे हो। ओके, जैसे इनकम टैक्स, एज सुन एज यू अर्न द इनकम तो इनकम टैक्स आ जाता है। वो इवेंट अर्न द इनकम, ये इवेंट को टच किया और करंट लगा। वैसे जीएसटी में भी ओके मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मेरे पे जीएसटी लग गए हो मेरे पीछे। ओके, मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर दी, क्या जीएसटी लग जाएगा? क्या कोई भी ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लग जाएगा क्या? यही तो समझना है। ओके भाई, मैंने कोई एक्टिविटी की, पैसा कमाया, पर ये सर्विस है क्या? वॉलेंट्री डोनेशन मिला, मैं चैरिटेबल ट्रस्ट हूँ, डोनेशन मिला पर मैंने कोई सर्विस नहीं दी, मैंने कोई गुड्स नहीं, पर पैसा मिला, तो क्या हर पैसे मिलने पे जीएसटी आता है क्या? यही तो हमें पढ़ना है। क्या आप रेडी हो? जोर से कहो यस सर, यही तो हमें पढ़ना है। ओके, यहाँ पे लेवी और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में बहुत सारी बातों पे हमारा डिस्कशन होगा। लेकिन ओके, मैं कुछ डेफिनेशन यहाँ लेना चाहूंगा, और इंडिया की डेफिनेशन और यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन। ओके, इंडिया और यूनियन टेरिटरी। भाई साहब, इंडिया की डेफिनेशन इनकम टैक्स में हो गई क्या आपकी? नहीं हुई? अरे क्या करते हो भाई साहब, जस्ट मिनट। ठीक है, अब देखो इंडिया की डेफिनेशन अंडर जीएसटी क्या रहेगी, मीनिंग क्या है उसका। चलिए, अब हमारे हैंड रिटन नोट्स में आते हैं और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले एक डेफिनेशन, डेफिनेशन इंडिया। अब देखो जनरली क्या होता है
कि ये जो हमारे लैंड मास ऑफ इंडिया है, ये जो हमारी टेरिटरी है ना, ये टेरिटरी तो जो है, ये तो लैंड इंडिया ही है, हमारी भारत माता है, लैंड है, ये तो इंडिया ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, जो हमारी टेरिटरी है। लेकिन ओके, डेफिनेशन इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि वाटर का कितना पार्ट इंडिया में है और कितना नहीं। ओके, यानी ये वाटर का पार्ट इंडिया में कितना है, ये सी बेड सब सॉइल यानी टेरिटोरियल वाटर के नीचे का जो बॉटम है, पाताल लोक जिसे हम कहेंगे, ओके, तो ये कितना इंडिया में है। क्योंकि अभी देखो क्या होता था कि अगर ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होती थी, अब देखो रिलायंस जियो, ओके, इसने एडवांस रूलिंग मांगी। अब देखो ये बड़ी बड़ी कंपनी ना कभी कभी जानबूझ के, अब इनकी बहुत ताकत है, ओके, गवर्नमेंट में भी पकड़ है, तभी जानबूझ के एडवांस रूलिंग मांग के छोटी छोटी बातों पर करोड़ों का टैक्स बचाने की कोशिश करती है। अब मैंने क्या हुआ कि रिलायंस जियो है, ओके, ओएनजीसी पेट्रो है, अब ओएनजीसी तो गवर्नमेंट का है, पर रिलायंस जियो बताता हूँ। इन्होंने क्या है कि इंटरनेट केबल्स वायर बहुत सारे डाले हैं, ओके, और यहाँ पे बहुत सारा काम किया, बहुत सारी एक्टिविटी की है, और वो वायर्स केबल जो है पूरे साउथ अफ्रीका तक, ओके, इन्होंने जो वायर्स है, केबल्स है, ओके, पाइपलाइन से डाले रखी है। ओएनजीसी पेट्रो, ओके, इसने भी बहुत सारी पाइपलाइंस डाली है। तो यहाँ इंडिया के इंजीनियर्स, फॉरेन इंजीनियर्स बहुत सारे काम करते हैं, ओके, यहाँ पे इंडिया के इंजीनियर्स, फॉरेन इंजीनियर्स बहुत सारे काम करते हैं। तो ऐसे केस में ओके, जो सर्विसेज वो बाहर से ले रहे हैं, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बाहर से सर्विस इंडिया में आई तो भी जीएसटी लगता है, या फिर इंडियन इंजीनियर्स जो सर्विस दे रहे हैं यहाँ तो जीएसटी लगता है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि ठीक है, लैंड मास ऑफ इंडिया तो इंडिया में आ ही जाएगा, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, ओके, पर ये जो एक्टिविटी यहाँ टेरिटोरियल वाटर में यहाँ हुई, या कोई सी शिप से रिलेटेड एक्टिविटी हुई, शिप स्टोर सप्लाई की यहाँ हुई, तो क्या इन एक्टिविटी जो बाहर के इंजीनियर इंडिया में सर्विसेज देंगे, बाहर से कोई गुड्स यहाँ सप्लाई हुआ, या इंडिया के इंजीनियर सर्विस या गुड्स देंगे, तो इसके ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए यहाँ इंडिया की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और रिलायंस जियो ने एडवांस रूलिंग ली, तब एडवांस रूलिंग में क्लियर कट बोल दिया था कि जो आपने यहाँ पे ओके पाइपलाइन लिंक, ऑफशोर ड्रिलिंग, जो भी पाइपलाइन लिंक किया है, ऑफशोर ड्रिलिंग किया है, ओके, और जो विद इन इंडिया होगा उसके ऊपर जीएसटी आएगा, ओके। जबकि उन्होंने एडवांस रूलिंग ये डाली थी, एडवांस कि भाई ये तो इंडिया के बाहर की एक्टिविटी है तो इसके ऊपर तो जीएसटी आना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, उसके ऊपर जीएसटी लाया गया। ठीक है, समझ में आया क्या आपको? तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया? अगर आप भाई प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने वाले हो, आपके पास एडवाइस आएगी, बड़ी बड़ी कंपनी की आएगी, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि क्या होगा। तो चलिए मैं अगर आपको कहूँ द डेफिनेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखो पहले तो वो कहते हैं जो लैंडमास है एज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो तो इंडिया में रहेगा। दूसरा वो कहते हैं टेरिटोरियल वाटर, ध्यान से सुनो, ये 12 टेरिटोरियल वाटर यानी 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द श्योर लाइन, ओके, और 1 नॉटिकल माइल्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, यहाँ पे अप्रोक्स आएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर्स। तो सी शोर से 12 नॉटिकल माइल्स जो रहेगा यानी टेरिटोरियल वाटर, वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। इससे एक बात क्लियर हो गई कि 12 नॉटिकल माइल्स तक कोई भी सर्विसेज दी गई, ओके, कहीं पे भी दी गई, तो उस पर जीएसटी आएगा। अच्छा, ये टेरिटोरियल वाटर का ओके जो सी बेड है या सबसॉइल है, ये भी इंडिया में आएगा, मतलब ये भी इंडिया में इंक्लूड होगा, ओके, वाटर का ये भी इंडिया में इंक्लूड होगा, ओके, पार्ट ऑफ। उसके बाद में अब देखो क्या होता है, ये 12 नॉटिकल माइल्स तो यहां तक तो क्लियर है, ओके, टेरिटोरियल वाटर और सबसॉइल। उसके बाद में ओके कुछ जोन्स होते हैं 12 नॉटिकल माइल्स के बाद, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, ऐसे जोन होते हैं जहां एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल वगैरह एक्टिविटी चलते रहती है, ओके, जोन्स होते हैं, पूरा एरिया नहीं होता है, जोन होते हैं। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स रहेंगे, जो ओके, यहाँ पे मैरिटाइम जोन एक्ट, इंडिया में एक एक्ट है मैरिटाइम जोन एक्ट, उसके अंदर नोटिफाइड है भाई ये जोन जो है वो इंडिया के माने जाते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह जो भी फ्री रिसोर्सेस मिलेंगे वो इंडिया की ओनरशिप में आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, ओके, फ्रॉम सी शोर, जो भी कैलकुलेशन होगा फ्रॉम सी शोर अप टू 200 नॉटिकल माइल्स होगा, तो वो भी इंडिया के स्कोप में आएगा। मतलब अगर ये जोन में कोई एक्टिविटी चल रही है और फॉरेन इंजीनियर दे रहा है तो जीएसटी आएगा, रिवर चार्ज में आएगा पर आएगा, या इंडिया का कोई सप्लायर दे रहा है तो जीएसटी आएगा, ओके, तो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा लेकिन आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा ध्यान से सुनना,
ओके, तो जहां तक हम बात वाटर की करें तो टेरिटोरियल वाटर, उसके नीचे का सीबेड सबसॉइल, और उसके बाद में अप टू ओके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक वर्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स, अगर जो जोन्स बनाए गए वो भी इंडिया में माने जाएंगे। अब एक वर्ड और आता है और वो आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब देखो सी का जो ओके बॉट यहाँ पे आपने सबसॉइल देखी होगी, नीचे नीचे धीरे धीरे करके थोड़ा स्लोप बढ़ते जाता है। जब कभी आप सी के अंदर गए होगे गोवा में खेलने के लिए, गए कि नहीं गए? ओके, तो फिर क्या होता है कुछ देर बाद एक सडन स्लोप आ जाता है। ओके, बड़ा स्लोप आ जाता है और सी बेड फ्लैट हो जाता है। तो ये जो बड़ा स्लोप आता है और बाद में सी बेड फ्लैट हो जाता है, यहाँ वाटर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, कभी कभी ये 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही रहता है, कभी कभी 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर होता है, बाहर भी होगा तो ये कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और ये शेल्फ में पावर जनरेशन वगैरह एक्टिविटी चलती रहती है। तो ये जो शेल्फ है ये भी इंडिया का पार्ट माना जाएगा। ओके, फिर वो विद इन टेरिटोरियल वाटर हो या ओके टेरिटोरियल वाटर के बाहर हो। डन 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 डन। तो ये जो था ओके यहाँ पे ओके, और उसके बाद में ये तो हुआ जमीन। उसके बाद में मैं आपको कहूं यहाँ पे कि एयर स्पेस, अब एयर स्पेस इंडिया में कितनी बोली जाएगी, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इंडिया में जमीन, पानी और आसमान जो रहेगा उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में आएगी, नो डाउट, सब्जेक्ट टू फिक्सिंग ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, अब देखो कुछ कंपनी बताओ, रिलायंस जियो, उसके बाद में ओएनजीसी पेट्रो, मैंने नाम लिख के लाया है, ओएनजीसी पेट्रो ओके एडिशन लिमिटेड, ओके इनका भी एक एडवांस लिंक था। तो और एक कंपनी थी, तो इन्होंने एडवांस लिंक किस बेस पे डाली थी? अब अच्छा इंटरेस्टिंग केस था, इन्होंने एडवांस लिंक डाली थी कि भाई लैंडमार्क्स के बाहर की जो एक्टिविटी है इंडिया में आएगी नहीं, आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा। ओके, और जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने की वजह से इसके ऊपर तो जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए। और अगर जीएसटी लगे तो कौन सा स्टेट का लगेगा, क्योंकि स्टेट भी तो फिक्स होना चाहिए ना। ओके, समझ लो टेरिटोरियल वाटर में चालू है, अब वो गोवा से भी नजदीक है और महाराष्ट्र भी नजदीक है। ओके, तो उसका स्टेट कौन सा, वहां थोड़ी स्टेट अलोकेट किए है। तो उनकी बात सही थी, पर एडवांस रूलिंग ये है कि नहीं। पहली बात तो आप इंडिया की डेफिनेशन देखो, और इंडिया की डेफिनेशन में क्लियर है। अब आप भी सोचोगे जब सर इतना क्लियर था तो इन्होंने ऐसी एडवांस रूलिंग डाली। अरे भाई पढ़ना, तुमको ऐसा लगेगा कि यार ये बड़ी बड़ी कंपनी कभी सिर्फ गवर्नमेंट के साथ खेलती है। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट था तो भी खेला गया। और उन्होंने क्या कहा कि भाई नहीं, ये इंडिया के डेफिनेशन में आएगा। फिर एक सवाल पूछा ओके कि भाई स्टेट क्या होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन 9 है, और 9 ये कहता है कि अगर कोई सर्विसेज यहाँ दी गई टेरिटोरियल वाटर में, सी बेड में, सबसॉइल में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, तो उससे नियरेस्ट जो कोस्टल लाइन होगी, जो भी स्टेट की कोस्टल लाइन होगी, जैसे महाराष्ट्र की होगी, गुजरात की होगी या गोवा की होगी, तो जो नियरेस्ट कोस्टल लाइन होगी वो उसका स्टेट माना जाएगा, वहां उसका प्लेस माना जाएगा। डिटेल डिस्कशन हम आईजीएसटी एक्ट में करेंगे। ओके, तो एडवांस बिलिंग नहीं, एडवांस रूलिंग बेटा। ओ, एडवांस रूलिंग एक तरह की गवर्नमेंट अथॉरिटी है। ओके, और वो आउट ऑफ द कोर्ट आपको हेल्प करती है लॉ को समझने के लिए। डिटेल डिस्कशन हम आगे देखेंगे। ओके, तो 24 नॉटिकल माइल्स का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ये डायग्राम में आया, पर मैं आपको बता दूं इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ही देखना है। अब अगर कोई एक्टिविटी 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर होगी तो फिर वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। हमारा स्कोप 200 नॉटिकल माइल्स, और ये भी बता दू 12 नॉटिकल माइल्स के बाद ओके पूरा एरिया इंडिया में नहीं है, जोन्स जो नोटिफाई हुए हैं ओके अंडर मैरीटाइम जोन एक्ट, उतना ही एरिया इंडिया में माना जाएगा और कॉन्टिनेंटल शेल्फ माना जाएगा। आई होप आपको इंडिया का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा, यस और नो। ओके, बाकी जो मैंने केस बताई है तो वो सेक्शन 9 में और बताऊंगा। ओके, यहाँ पे चलो, मल्टीपल स्टेट नहीं बेटा, सेक्शन 9 के हिसाब से उसका जो नियरेस्ट कोस्टल लाइन वाला स्टेट होगा वहां उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डन। ओके, चलो, तो ये जो था डेफिनेशन ऑफ इंडिया। अब देखो मैं एयर वाला पार्ट पे आ जाता हूँ। एयर का कितना पार्ट उन्होंने लिया? जो लैंड के ऊपर एयर एयर स्पेस होगा वो तो इंडिया में आएगा,
और जो टेरिटोरियल वाटर के ऊपर एयर स्पेस होगा वो इंडिया में आएगा, और इसके बाद का इंडिया में नहीं आएगा। ओके, बस लैंड के ऊपर और टेरिटोरियल वाटर के ऊपर। यस बेटा, ये तो अब क्या है, बाहर से सर्विस इंडिया में आई तो रिवर्स चार्ज, और यहां से आई तो फॉरवर्ड चार्ज। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जनरली बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स होगा तो वो कंसिडर नहीं होगा। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, सॉरी, हमारे डिस्कशन पे। इंडिया की डेफिनेशन, इंडिया की डेफिनेशन जो हमने देखी, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड इन आर्टिकल, मतलब लैंड वाला पार्ट। ओके, मैरिटाइम जोन, मैरिटाइम जोन में मतलब वाटर वाला कितना पार्ट, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सीबेड, सबसॉइल, अंडरलाइंग सच वाटर, अंडरलाइंग सच वाटर मतलब टेरिटोरियल वाटर। और उसके बाद में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अदर मैरिटाइम जोन एज डिफाइंड अंडर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी 200 नॉटिकल माइल्स वाला। और उसके बाद में अदर मैरिटाइम जोन ये कंसिडर किया जाएगा। और एयर स्पेस कितना, एयर स्पेस अबव द लैंड टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर, वो इंडिया में माना जाएगा। लेकिन अब देखो, एयर स्पेस ये इंडिया बोला गया, लेकिन इसका प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स है, वो बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ फोकस करना है इंडिया के डेफिनेशन पे। ओके, और ज्यादा पैरामीटर पे फिलहाल मत सोचो जब तक हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होता है। बस इंडिया का डेफिनेशन क्या स्कोप में दिया गया ये समझ लेना। तो जमीन, पानी, ओके, पानी और आसमान यानी एयर, ये तीन पार्ट उन्होंने डिफाइन करके दिए। डन 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 डन। इंडिया का डेफिनेशन समझ में आया, समझ में आया होगा तो आई टाइप करो। उसके बाद में यूनियन टेरिटरी का डेफिनेशन, यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, वो यूटी में आता है, लक्षद्वीप, दमन दीव दादरा नगर हवेली, उसके एक एक क्वेश्चन है सर, एयर स्पेस के लिए स्टेट कौन सा होगा, उसके लिए जहां तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स होगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई हम सेक्शन 12 और 13 से फिक्स करेंगे। रुको, कैसे फिक्स करते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, लक्षद्वीप, दमन दीव दादरा नगर हवेली, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी इफ नोटिफाइड, यहाँ लिख दो इफ नोटिफाइड, अगर कोई अदर टेरिटरी गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, ओके, तो वो आएगा। तो ये यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन हमने देख ली। तो देखो बेटा, यहाँ पे इंडिया का डेफिनेशन हो गया, हमने यहाँ यूनियन टेरिटरी का डेफिनेशन देख लिया। चलिए अब आते हैं लेवी ऑफ जीएसटी, कौन से ऐसे इवेंट है जिसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी है। चलो ये नोटबुक में मेरे साथ लिखो, बाकी हैंड रिटन नोट्स तो मैं दे रहा हूँ। और एक एक बात आपको बताता हूँ, जो स्टूडेंट को लिख कर देखने की आदत है, जो भी हैंड रिटन नोट्स में मैं दे रहा हूँ, तो वो स्क्रिबल कर सकता है, और स्क्रिबल आइदर मेरे साथ कर सकता है या क्लास के बाद मैं इमीडिएट अपलोड कर दूंगा तो उसके बेस पर स्क्रिबल कर सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आदत होती है लिख कर देखने की, तो वो ये स्क्रिबल में लिख कर देख सकते हैं। ओके, लिखो ओके, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे टाइटल देना लेवी ऑफ जीएसटी, दो टाइटल फटाफट। इसमें सेक्शन 9(1) अगर हम देखें, और सेक्शन 5(1), सेक्शन 9(1) ऑफ सीजीएसटी और 5(1) ऑफ आईजीएसटी, ये चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 9 हमारा। एक सवाल है सर, श्रीलंका तो 200 नॉटिकल माइल्स में आ जाता है, तो श्रीलंका 200 नॉटिकल माइल्स में आता है तो वहाँ इंटरनेशनल ट्रीटी होती है हमारी। फिर हमारी जो टेरिटोरियल वाटर जोन होते हैं, दो कंट्री मिलकर डिसाइड करते हैं, और जो दो कंट्री में जो ट्रीटी हुई, जैसा बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, उधर पाकिस्तान हुआ, तो वहाँ ये एरिया ट्रीटी के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। चलो यहाँ, अब यहाँ आप जो है लिखो पर्टिकुलर्स, और 9(1) हम देख रहे हैं, फिर लिखो सीजीएसटी एसजीएसटी, और नेक्स्ट आईजीएसटी, नेक्स्ट आईजीएसटी। तो बहुत सिंपल है, चार्जिंग सेक्शन थोड़ा मैं आपको एनालाइज करके दे रहा हूँ यहाँ पे। जस्ट मिनट बेटा, तो लिखो लेवी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, थोड़ा लिख के देखो, आपको पता भी होगा तो भी कुछ चीजें सब्जेक्ट से कनेक्ट होने के लिए लिखना जरूरी है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी लिखो, इट शैल बी
charge on intrastate supply of goods or services or both. Underline, intrastate supply of goods or services or both. वहां CGST और SGST का लेवी होगा, 50-50% का लेवी होगा। और यहां लिखो इट शैल बी चार्ज ऑन interstate supply of goods or services or both. यहाँ interstate, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे लिखो नो लेवी इसमें। अब 9(1) में क्या कहा है देखो, कौन से इस पे लेवी नहीं होगी। तो अब आपको जो मैं कह रहा हूं वो लिखना केयरफुली। पहला, और ये तो मैं थोड़ा कलर अलग यूज कर लेता हूं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, SC मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ओके, ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2024 से आ गई थी, पर अप्लीकेबल 6 महीने बाद की गई, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल इसको हम ENA कहेंगे, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर मैन्युफैक्चर of alcoholic liquor for human consumption, और IGST में भी सेम जो लेवी नहीं है। अब देखो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन फॉलो किया। इसके पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देख लिया था, आर्टिकल 366(12)A में देख लिया था कि अल्कोहलिक लिकर फॉर GST नहीं आएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड तो एक्ट नहीं जा सकता, तो एक्ट में भी सिमिलर प्रोविजन लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया कि सारे गुड्स और सर्विसेज पे GST आएगा, वो तो चार्जिंग सेक्शन है, तो इट शैल बी चार्ज ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स और सर्विसेज। पर सेक्शन को खुद क्वालिफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। समझा कि नहीं समझा? बोलो। ओके, तो यहाँ पे ओके हम इन्होंने सेक्शन में भी सेम फॉलो किया, और क्या फॉलो किया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो इसके ऊपर जो है ओके यहाँ पे GST नहीं आएगा, लेकिन ये साल से इन्होंने ये ऐड कर दिया है। ओके, और ये ऐड कर दिया और यहाँ कहा कि भाई ये अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल रहेगा, ओके, उस पर भी GST नहीं आएगा। अब ये थोड़ा मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, आपको ड्रॉ करना है तो मेरे साथ ड्रॉ कर लेना, कि समझ लो कोई यहाँ पे ENA बना रहा है, ओके, यानी स्पिरिट, इसको स्पिरिट भी कहा जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, और ये ENA यहाँ ओके समझ लो कोई अल्कोहलिक मैन्युफैक्चरिंग ओके कंपनी ले रही है, मतलब सूला वाइन इन नासिक, वो खरीद रहा है, ये रॉ मटेरियल है ENA, और ये ENA से वो वाइन बना रहा है, अब देखो वाइन की लायबिलिटी अगर देखा जाए तो इस वाइन पे ओके स्टेट एक्साइज आएगा, जब वाइन आगे सेल होगी तो यहाँ पे स्टेट एक्साइज लगाया जाएगा, और उसके बाद में सेल पे वैट या CST लगाया जाएगा।
ये तो मैंने आपको बता दिया कि उसके ऊपर वैट और सीएसटी, क्योंकि वो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। अब देखो क्या था कि ये अमेंडमेंट आने के पहले, फाइनेंस एक्ट 2024 के पहले, जो इसका रॉ मटेरियल होता था रेक्टिफाइड स्पिरिट, उसके ऊपर जीएसटी लगता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, अब एग्जांपल लो, जिसमें आपको बताना चाहूंगा कि अगर इसके ऊपर लिखना मत कुछ, अगर इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है पर आपके आउटवर्ड में तो एक्साइज है, आउटवर्ड में एक्साइज होने की वजह से जीएसटी के आईटीसी नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि जीएसटी के क्रेडिट एक्साइज में नहीं थे। तो ये जो यहाँ पे अल्कोहलिक लीकर कंपनीज थी, इनका ये कहना था कि हमारा जो मेन रॉ मटेरियल है, ओके, ईएनए, उसके ऊपर जीएसटी लग के आ रहा है, और हमारा जो आउटपुट है उसके ऊपर स्टेट एक्साइज, वैट और सीएसटी लग रहा है। अगर स्टेट एक्साइज और वैट सीएसटी लग रहा है तो ऐसे सिचुएशन में इसके तो क्रेडिट हमको मिलेंगे नहीं। ओके, मिलेंगे नहीं तो फिर यार हमारी तो कॉस्ट पे कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट ने फिर डिसीजन ये लिया कि चलो ये जो आपका रॉ मटेरियल है ईएनए, तो अब देखो वर्डिंग्स क्या है, अगर ये जो ईएनए है या रेक्टिफाइड स्पिरिट है, यूज इन द मैन्युफैक्चर, सुनना, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर इसके मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जा रहा है तो ये केस में इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, ये आउट ऑफ द लेवी ऑफ जीएसटी माना जाएगा और रॉ मटेरियल को जीएसटी के बाहर रख दिया गया। ओके, रॉ मटेरियल को जीएसटी के बाहर रख दिया गया। ये समझा गया आपको? समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो, मुझसे कम्युनिकेट करो। ओके, तो फटाफट जो है मेरे से कम्युनिकेट करो यहाँ पे। ओके, समझा होगा तो 1। तो अल्कोहलिक लीकर तो था, उसके बाद में अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल उन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पे। और अगर वो मैन्युफैक्चर, पर मैं अगर वर्डिंग्स पे जाऊं तो वर्डिंग्स ये कहता है कि अगर कोई ईएनए बना रहा है और अल्कोहल मैन्युफैक्चर के लिए, सुनना, अल्कोहल मैन्युफैक्चर के लिए दे रहा है तो ही बेनिफिट मिलेगा। समझ लो मैं रेक्टिफाइड स्पिरिट बना रहा हूं या ईएनए बना रहा हूं और मैं अल्कोहल मैन्युफैक्चर के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं कोई अदर पर्पस के लिए दे रहा हूं। अगर अदर पर्पस के लिए होगा तो फिर जीएसटी लग जाएगा। अगर ये अदर पर्पस के लिए होगा, अदर पर्पस के लिए होगा तो जीएसटी लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, सिंपल वर्ड में, ओके, जो भी ईएनए मैन्युफैक्चरर है या जो भी यहाँ पे रेक्टिफाइड स्पिरिट मैन्युफैक्चरर है, पुराना 2024 के पहले जो जीएसटी ओके 2024 के पहले जो जीएसटी लगता था, अब गवर्नमेंट ने हटा दिया इसका जीएसटी, और गवर्नमेंट ने कहा कि अब अगर ईएनए सप्लाई किया गया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो वो केस में ईएनए पे, कम ऑन, क्या कहा मैंने, ईएनए पे जीएसटी नहीं आएगा। अल्कोहल पे तो आता ही नहीं, अल्कोहल पे तो एक्साइज वैट लगता है, ईएनए पे भी जीएसटी नहीं आएगा। ओके, ये तो सेम लिखा है ना बेटा, आईजीएसटी में भी सेम प्रोविजन है, आईजीएसटी में भी सेम प्रोविजन है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक सवाल उठा, पहले तो यहां तक सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ तो 2 टाइप करो। ये जीएसटी और वैट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? अरे ईएनए मैन्युफैक्चर अब जीएसटी के बाहर है भाई, नो जीएसटी लिखा है। ओके, जीएसटी के बाहर है। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अब एक सवाल ही आ गया, हाँ बाकी अदर पर्पस के लिए होगा तो फिर जीएसटी लग सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं। फिर एक सवाल इसमें ये आ जाता है कि ये जो ईएनए है, ओके, ये ईएनए पर अगर जीएसटी नहीं लग रहा है तो दूसरा कौन सा टैक्स लग रहा है? अब देखो इस पे मैंने पूरा रिसर्च कर लिया, कुछ हाईकोर्ट के डिसीजन देखे, और मैंने क्या लिखा है, अगर आप आओगे तो देखो नीचे एक टेबल नोट्स में दिखेगा आपको, ओके, अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज इन द, ईएनए मतलब स्पिरिट, स्पिरिट रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, अल्कोहल का मेन रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो अनडिनेचर्ड न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल, जीएसटी तो नहीं लगेगा। फिर आपका क्या कहना है, सर अगर जीएसटी नहीं लगता है तो एक्साइज और वैट लगेगी क्या? अभी तक
हाई कोर्ट में ये केस पेंडिंग पड़ी है, क्लैरिटी नहीं है। देखो मेरी बात मान लो, क्लैरिटी जीएसटी तो नहीं लगेगा, ये तो क्लियर हो गया, पर हाई कोर्ट में ये केस जो है पेंडिंग पड़ी हुई है, और पेंडिंग पड़ी है कि फिर इसको पुराने टैक्सेस लगेंगे क्या, स्पेशली जब यूज इन द मैन्युफैक्चर, तो वो केस में अभी क्लैरिटी नहीं है दोस्तों। क्लैरिटी नहीं है तो आपको सवाल भी नहीं पूछेंगे। ओके, बस आपको भी सवाल पूछा जाएगा कि जीएसटी के बाहर है क्या, यस जीएसटी के बाहर है। ओके, तो ये हमने एक यहाँ पे डिस्कशन किया रिगार्डिंग टू ईएनए और रेक्टिफाइड स्पिरिट के बारे में। ओके, ये रॉ, ऐसा समझ लो रॉ अल्कोहल, ईएनए मतलब रॉ, वेरी रॉ अल्कोहल, ठीक है। चलो, ये आपने लिखा नो लेवी, तो सेम आईजीएसटी के इसमें है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो, यहाँ पे ये लेवी नहीं होगा, फिर वैल्यू क्या होगा, नेक्स्ट टाइटल दो यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में लिखो इट शैल बी डिटरमाइन, अब सेक्शन 9(1) क्या कहता है, इट शैल बी डिटरमाइन as per section 15 of CGST Act. It shall be determined as per section 15 of CGST Act. Okay. अब देखो अगर लेवी होगी, एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने इंट्रास्टेट सप्लाई कर दिया गुड्स का या सर्विस का, ठीक है, किसी ने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया गुड्स और सर्विस, तो इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू कौन से सेक्शन से डिसाइड होगी, तो उसकी वैल्यू जो है एज पर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डिसाइड होगी। यस, कोई ईएनए के क्वेश्चंस वगैरह हो गए तो आखिरी का 5 to 10 मिनट्स में कवर कर लूंगा। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ जाओ, अब थोड़ा आगे बढ़ जाओ। और उसके बाद में जहां तक देखा जाए, अब एक सवाल बहुत ही बेसिक है, सर अगर आईजीएसटी के लिए भी हुआ तो उसका वैल्यू कैसे फिक्स होगा, तो उसका वैल्यू भी सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट से होगा, यानी वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, वैल्यूएशन पूरे जीएसटी में एक ही सेक्शन है, सेक्शन 15। ओके, सेक्शन 15 में ट्रांजैक्शन वैल्यू वगैरह, तो देखो इट शैल बी डिटरमाइन, इट शैल बी डिटरमाइन एज पर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, क्यों ना आईजीएसटी लगा, पर एक्ट ये रहेगा सीजीएसटी एक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो कलेक्शन, यहाँ पे नेक्स्ट लिखो कलेक्शन। ओके, सेक्शन 9(1) कलेक्शन की भी बात करता है, कलेक्शन कैसे होगा, तो लिखो इन सच अ मैनर, सॉरी, in such a manner as determine, ठीक है, मतलब रूल्स के हिसाब से कलेक्शन होंगे। और यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम, इन सच मैनर एज डिटरमाइन। और नेक्स्ट लिखना हु इज लायबल टू पे टैक्स, हु इज लायबल टू पे टैक्स, तो यहां पे वर्ड आएगा टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन, और यहां पे भी वर्ड आएगा टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन। डन हमारा चार्जिंग सेक्शन। यस बेटा, एक सवाल है कि सर आईजीएसटी की लेवी में वैल्यू सेक्शन 15 से ही होगी, हाँ सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट से होगी, वैल्यू के लिए एक ही सेक्शन है सेक्शन 15। ओके, टैक्सेबल पर्सन, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन, इसकी हम बात करेंगे। ओके, टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जहां तक देखा जाए तो लॉ का स्ट्रक्चर मैंने आपको थोड़ा पॉइंट वाइज मैनर में बना के दिया है। लॉ का स्ट्रक्चर ये है कि सारे गुड्स और सर्विस पे जीएसटी की लेवी आएगी, सुनना ध्यान से, सारे गुड्स और सर्विसेज पे, एक मिनट, ठीक है, सारे गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी की लेवी आएगी।
दो कैटेगरी उन्होंने, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और वेरी रॉ स्पिरिट, ईएनए जिसको बोला जाता है, और कि वो भी अनडीनेचर्ड, कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ, अनडीनेचर्ड स्पिरिट जो था, रॉ स्पिरिट पे अगर वो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल यूज होते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, ना सीजीएसटी ना आईजीएसटी। उसके बाद में वैल्यू, वो कोई भी जीएसटी हो सेक्शन 15 से होगी, कलेक्शन ओके उसके लिए रूल्स रहेंगे, और हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो ध्यान रखना, इंडिया में अगर सप्लाई होता है तो सप्लाई होने के बाद अगर वो टैक्सेबल पर्सन ने किया हो तो ही जीएसटी आता है। फिर आपका एक सवाल आ जाता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो ये बताओ, चीजें आगे तो बढ़ेगी, एडवांस लेवल पे बढ़ेगी, केस स्टडीज आएगी, सर्कुलर्स आएंगे, लेकिन मुझे ये बताओ यहां तक थोड़ा बेसिक फॉर्मेट समझ में आया क्या? एनालिसिस अभी मत करो, थोड़ा बाद में करेंगे। यहां तक समझा होगा तो फटाफट यहां पे टाइप करो यस सर। ओके, मुझे जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है ओके टाइप करो। भाई मजा आ रहा है क्या? चलो, तो ये हमने चार्जिंग सेक्शन देखा। अब उसके बाद में नेक्स्ट नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ओके, नेक्स्ट नॉन टैक्सेबल सप्लाई 9(2) और 5(2). अब देखो कुछ ऐसे सप्लाई है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ओके, इसके ऊपर ऐसा नहीं कि जीएसटी नहीं आएगा, जीएसटी उस दिन से आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। इसलिए मैंने ऊपर जो है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं लिखे, नो लेवी में। ओके, यहां नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं क्या, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं करना पड़ेगा। ओके, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको पता है कौन से हैं? ओके, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मोटर स्पिरिट या पेट्रोल आप कह सकते हो, और नेचुरल गैस। तो ये जो गुड्स है इनके ऊपर जीएसटी कब आएगा? तो इनके ऊपर जीएसटी जो आएगा ओके जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। ये सेक्शन 9(2)(5)(2). अगर इसका एक टेबल अच्छे से बना है, ओके 9(2) डेफर्ड लेवी ऑफ जीएसटी, इसका टेबल अगर अच्छे से बना है तो मैं पूरे अगर प्रोडक्ट का एनालिसिस जो हमने चार्ट बनाया वो तो परफेक्ट है, लेकिन अगर पूरे इसका एनालिसिस करना है तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए तो जीएसटी आएगा ही नहीं। हाँ, इसके ऊपर चार्ट अगर याद होगा तो सेंट्रल एक्साइज आएगा, वैट और सीएसटी आएगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा तो जीएसटी नहीं आएगा, पर स्टेट एक्साइज आएगा, वैट और सीएसटी आएगा। अनडिनेचर्ड पे ये नहीं आएगा, पर यहां तक अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। ओके, कोई हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं है, पर केस पेंडिंग पड़ी हुई है। टोबैको प्रोडक्ट्स अगर हम देखा जाए, ओके टोबैको प्रोडक्ट्स अगर हम देखा जाए तो ऐसे सिचुएशन में ओके जीएसटी भी आता है, सेंट्रल एक्साइज भी आता है। ओपीएम इंडियन हम देखा जाए तो जीएसटी भी आता है और स्टेट एक्साइज भी आता है, और बाकी सारे गुड्स पे ओनली जीएसटी आता है। एक बहुत अच्छा एनालिटिकल टेबल मैंने आपको बना के दिया। अब थोड़ी एक लाइन मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि सर क्यों अनडिनेचर्ड एएनए और रेक्टिफाइड स्पिरिट का टैक्सेबिलिटी अभी क्लियर क्यों नहीं है? जीएसटी के तो बाहर है, ये क्लियर हो गया, पर उसकी टैक्सेबिलिटी क्यों क्लियर नहीं? क्योंकि देखो अभी रिट पिटिशन फाइल हुआ है हाईकोर्ट के पास, और हाईकोर्ट के पास रिट पिटिशन ये फाइल हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 गुड्स ही, सुनो कौन से 6 गुड्स ही कहे है कि वो जीएसटी नहीं आएंगे। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट का है, और जहां तक है दूसरा कौन सा कहा है इन्होंने, यहाँ पे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लियर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि उसके ऊपर ऑल टैक्सेस आएगी। तो फिर सवाल ये हुआ कि ईएनए के बारे में कुछ नहीं कहा। अब ईएनए में यहाँ पे हमारे ओके जीएसटी काउंसिल ने और गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि जीएसटी नहीं आएगा। फिर पुराने टैक्सेस, जब कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है तो पुराने टैक्सेस भी नहीं लगेंगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। रिट पिटिशन हाईकोर्ट के पास है, डिस्कशन चल रहा है, अभी क्लैरिटी नहीं है। ओके, पुराने टैक्सेस लगने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ओके गवर्नमेंट ने नहीं क्रिएट किया, गवर्नमेंट तो कहती है कि पुराने टैक्सेस लगेंगे। ओके, इंडस्ट्री ने क्लियर किया और कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर रिट पिटिशन फाइल किया है। ओके, पर मेरे हिसाब से लगेंगे। हाई कोर्ट का डिसीजन अभी सुप्रीम हाई कोर्ट के डिसीजन कहीं पे कहा है लगेंगे, कहीं पे नहीं लगे हैं, पर अभी फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आना बाकी है, वो देखेंगे, वो हमारा काम नहीं है। ओके, तो चलो यहां तक हमने देख लिया यहाँ पे, और ये जो है यस नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब उसके बाद में रिवर्स चार्ज। अब सेक्शन 9(3), ओके 9(3) एंड 9(4) और आईजीएसटी में 5(3) एंड 5(4), आईजीएसटी में 5(3), 5(4), 5(3) और 5(4). अब देखो ये रिवर्स चार्ज क्या है।
नॉर्मली लाइबिलिटी जीएसटी की सप्लायर को देनी पड़ती है, मतलब अगर इफ आई एम सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज तो मुझे देनी पड़ेगी, लेकिन कुछ केस में गवर्नमेंट टैक्स लाइबिलिटी सप्लायर से नहीं रिसिपिएंट से लेती है। ओके, और रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, और ये सर्विस टैक्स जब से आया तब से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। तो मैं आपको कह दूं कि हमें 2 सेक्शंस पढ़ने हैं। ओके, और वो कौन से? सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) रिवर्स चार्ज में, जिसके लिए सेपरेट चैप्टर है। अब 9(3) की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ओके, तो 9(3) अगर हम बात करें, हाँ देखो 9(3) की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सप्लायर होगा, एक रिसिपिएंट होगा, और नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज हो गए। नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज हो गए। सर्विसेज, अगर इंडिया में कोई भी सप्लायर नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, किसको? रेसिपिएंट को, तो अंडर आरसीएम गवर्नमेंट को टैक्स कौन देगा? तो गवर्नमेंट को टैक्स इस ट्रांजैक्शन का रिसिपिएंट देगा। कंप्लीट मैकेनिज्म मैं आपको बाद में पता होगा। ओके, पर रिसिपिएंट इसका टैक्स देगा एंड रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। ओके, तो आरसीएम लग जाएगा और आरसीएम में इस ट्रांजैक्शन का टैक्स रिसिपिएंट देगा, जीएसटी देगा। ओके, तो यहां जो 9(3) में फोकस होता है नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज, आपको याद होगा तो जीटीए सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस, लीगल सर्विस, कुछ याद आ रहा है? ओके, याद आ रहा है। जीटीए था, स्पॉन्सरशिप था, लीगल सर्विस था, इंटर लेवल पे थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना आपने। और एक 9(4) का रिवर्स चार्ज, ये तो आपने कम पढ़ा होगा पर अभी फाइनल लेवल पे पढ़ना है। और 9(4) का रिवर्स चार्ज है अगर आपका सप्लायर, हाँ यहाँ पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ये रिवर्स चार्ज तभी लगता है जब ये यूआरपी है। यूआरपी मतलब अनरजिस्टर्ड है। और रिसिपिएंट अगर आप देखोगे तो आपका रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है, आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। तो यहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ सप्लायर कुछ भी हो, रिसिपिएंट कुछ भी हो, ये नोटिफाई सप्लाई कर दिया ना तो भाई साहब जीएसटी लग जाएगा। वो नोटिफाई सप्लाई किया तो जीएसटी लग जाएगा, रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आएगी। 9(4) में क्या है? 9(4) का रिवर्स चार्ज तभी लगता है जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो, और ये नोटिफाइड गुड्स और सर्विस हो। नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज हो। तो अगर ये नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज हो तो ये केस में रिवर्स चार्ज लगता है। डिटेल डिस्कशन इन नेक्स्ट टॉपिक, ओके, चैप्टर नंबर 2 में करेंगे रिगार्डिंग टू रिवर्स चार्ज। लेकिन जन्म यहां से होता है, सेक्शन 9 से जन्म होता है। 9(3) कहता है कि ऊपर जो हमने जीएसटी लगाया कुछ केसेस में रिवर्स चार्ज में उसका टैक्स कौन देगा? तो रिसिपिएंट देगा। डन 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 डन। चलिए, उसके बाद में 9(5) नोटिफाइड सर्विसेज थ्रू ईसीओ। हाँ, तो यहाँ पे नोटिफाइड सर्विसेज थ्रू ईसीओ मतलब बहुत सी बार क्या होता है, जैसे हम ले लेते हैं ओला, ओके, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। एक होता है सप्लायर, ओके, जो कैब ऑपरेटर है, ओके, कैब ऑपरेटर है, और एक होता है रिसिपिएंट, एक होता है यहाँ पे रिसिपिएंट। नहीं, वो सब 9(3) में बताओगा ना अरुषि। ओके, एक मेरी रिक्वेस्ट है सबको, ओके, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर मैंने, मेरे पे इतना विश्वास करो कि अगर मैंने कह दिया ना कि ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगा तो तुम्हारे डाउट्स नहीं रहेंगे। मैं नेक्स्ट चैप्टर में ही उसको इतना डिटेल में ले लूंगा। अगर मैंने कह दिया कि आगे मैं सप्लाई में कवर करूंगा तो तुम्हारे कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। ओके, इतना ट्रस्ट करो मेरे पे। तो यहाँ पे जस्ट मैंने चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट किया है, ओके, पर आगे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हर चीज मैंने डिजाइन की है। मैं आपके क्लास के पहले खुद मेहनत कर रहा हूँ, 2 घंटा, ओके, चीजें मैं लिख के ला रहा हूँ, पिक्चर्स बना के ला रहा हूँ, ओके, सारी चीजें करके ला रहा हूँ, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना जाए। ओके, और पहला टॉपिक बेटा बेसिक था, जिसके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, मतलब जो अभी तक हमने डिस्कशन किया बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो उनको मैं सेपरेट अरेंजमेंट करके दे दूंगा। लेकिन इसके बाद लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, केस स्टडी कैसी होती है, कैसे वर्ड्स पे खेला जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आर यू रेडी? यस और नो? ट्रस्ट मी, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। एग्जाम के हिसाब से पूरी तैयारी होगी हमारी। चलिए, तो चलो, तो ये नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे रिवर्स चार्ज। ईसीओ क्या होता है? यहां से डोर, यहां से जन्म हुआ। भाई अभी तो जन्म हो रहा है, पूरी जिंदगी बाकी है कॉन्सेप्ट की, जो आगे के चैप्टर में कवर करेंगे। अब देखो, सप्लायर और रेसिपिएंट होता है, तो यहाँ टैक्स जो है ना, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला होता है ओला। ओला के थ्रू बुकिंग होती है।
इसे एक नाम दिया गया और वो नाम दिया गया ईसीओ। ईसीओ मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, इसको नाम दिया गया ईसीओ। तो कुछ नोटिफाइड सर्विसेज में, जो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ नोटिफाइड सर्विसेज में ओके यहाँ पे लायबिलिटी सप्लायर पे भी नहीं है, रिसिपिएंट भी नहीं है, गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? तो इस ट्रांजैक्शन, जो इन दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ ओके, इसका जीएसटी जो है ये ईसीओ पे करेगा। ओके, जीएसटी पेमेंट ईसीओ पे डाला है। ऐसा क्यों किया है हम आगे देखेंगे, ऐसा क्यों किया है हम आगे देखेंगे। डन 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 डन। ठीक है, हाँ, तो ये था रिगार्डिंग टू हमारा सेक्शन 9 खत्म हुआ। चलो मेरे साथ चार्जिंग सेक्शन को इंटरप्रेट कर लो। ओके, मजा आया? मजा आया होगा तो एमजेड टाइप करो। चलो फटाफट चार्जिंग सेक्शन को इंटरप्रेट कर लो। लीवी, इंटरस्टेट सप्लाई, कुछ प्रोडक्ट बाहर रखे गए। ईएनए पे फिलहाल ज़्यादा मत सोचो, अभी नया नया एक्सेप्शन लाया है, अभी तो बहुत सारा डिस्कशन अब होगा कोर्ट में इसके ऊपर। वैल्यू सेक्शन 15 से होगी, कलेक्शन रूल से किया जाएगा। अगर आप टैक्सेबल पर्सन होगे तो ही जीएसटी दोगे, ये चार्जिंग सेक्शन क्लियर कहता है। कुछ गुड्स पे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी अभी नहीं आएगा, पुराने टैक्सेस रहेंगे, फ्यूचर से आएगा। उसके बाद में रिवर चार्ज कॉन्सेप्ट यहाँ से जन्म लेता है, जिसके लिए सेपरेट चैप्टर देखा जाएगा, और ईसीओ लायबिलिटी यहाँ से देखी जाएगी। तो इस तरह से ओके मैंने यहाँ पे सेक्शन 9(1) यानी सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन और सेक्शन 5 ओके यहाँ पे लिया आईजीएसटी एक्ट का। चलो अब एक कॉन्सेप्ट है इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई, आ जाओ इसके ऊपर। ओके, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई। मुझे बताओ, जो इसने ऑफिस में वर्क किया हुआ है, मैं थोड़ा अब टाइम लूंगा। ओके, इंट्रास्टेट, जिसने ऑफिस में वर्क किया है, आप इंट्रास्टेट इंटरस्टेट कैसे डिसाइड करते हो? आपको एड्रेस दे, ऑप्शन देता हूं, सॉरी, ऑन एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, इसके बेस पर डिसाइड करते हो क्या? या एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, या ओके मतलब कैसे डिसाइड करते हो, कोई बताएगा? फुल पे होता है रक्षिता, वो फुल पे होता है, आगे मैं कवर करूंगा। बिल, इनवॉइस, एड्रेस, इसके बेस पे होता है। एक मिनट है, एक मिनट। समझ लो ये तुम्हारा टैक्स इनवॉइस है। ओके, अब ये टैक्स इनवॉइस में थोड़ा ये समझ लो, ये टैक्स इनवॉइस है, सप्लायर की डिटेल्स यहाँ लिखी हुई है, सप्लायर की डिटेल्स यहाँ लिखी है, सप्लायर नेम, जीएसटी नंबर दिया है, सप्लायर नेम वी स्मार्ट ले लो, वी स्मार्ट, एड्रेस पुणे। ओके, बाकी डेट ऑफ इनवॉइस, रिसिपिएंट ले लो, मैं नाम लेता हूँ विपुल का, रिसिपिएंट विपुल है, नेम विपुल लिख दिया, एड्रेस जो है एमपी का है, समझ ले एमपी का है, और मैं सर्विस दे रहा हूँ। ओके, और आप मेरा पुणे में आके फेस टू फेस क्लास कर रहे हो। ओके, तो मुझे बताओ, आप सिर्फ ये एड्रेस पे फिक्स कर दोगे, अच्छा ये पुणे मतलब महाराष्ट्र है और ये एमपी का है, मतलब ये इंटरस्टेट है, ऐसा फिक्स कर दोगे क्या? इंटरस्टेट रिसीवर कहाँ का है उसके बेस पर फिक्स कर दोगे क्या? आंसर इज नो। ओके, आंसर इज नो। देखो, पता नहीं मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आपको समझेगा कि नहीं समझेगा, पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई आगे कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, कोशिश करो। देखो, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाई जो फिक्स होता है वो 2 पॉइंट पे फिक्स होता है। एक होता है एलओएस, एलओएस मतलब लोकेशन ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, ये एक फैक्टर लिया जाता है कि सप्लायर का लोकेशन कहाँ है। एंड दूसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ये देखा जाता है। और मैं आपको कह दूं, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ओके, ये आपके कॉमन सेंस से मत फिक्स करना,
या सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन का ये फिक्स मत करना। जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अगर फेस टू फेस कोचिंग ऑनलाइन अभी नहीं लेंगे, वो कंफ्यूज करेगा, वो हम प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे। लेकिन फेस टू फेस कोचिंग समझ लो, आप यहाँ आके मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो यहाँ आके जब पढ़ रहे हो तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ, पुणे, मैं पुणे का हूँ। और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ओके मेरा, अगर मैं सेक्शन 12(5) लगाऊं तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट अ एड्रेस ऑफ यूअर्स, माय प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12(5) इज द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। कहां मैं परफॉर्म कर रहा हूं, पुणे। तो इवन दो मैंने इनवॉइस में एड्रेस विपुल का एमपी लिखा होगा, पर रिसिपिएंट के एड्रेस पे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होते। अराउंड 40 ऐसे रूल्स है जो आईजीएसटी एक्ट में मैं पढ़ा होगा, 40 रूल्स पढ़ा होगा प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करने के, और वहां पे वो रूल आपको लर्न करने पड़ेंगे भाई साहब, फाइनल में लर्न करने पड़ेंगे और हो जाएगा। मैं बैठा हूं यहाँ पे, और उस रूल के हिसाब से जो प्लेस ऑफ सप्लाई का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई का होता है, परफॉर्मेंस बेस का कैसे होता है, इवेंट्स का कैसे होता है, सब पढ़ा होगा। तो रिसिपिएंट का एड्रेस कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ओके इंपॉर्टेंट है हमारे को लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, एलओएस एंड पीओएस। जोर से बोलो, समझा क्या? एलओएस और पीओएस, और पीओएस एज पर ओके इसके लिए कैसे फिक्स करना, तो आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे और आईजीएसटी एक्ट में वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हारा एलओएस और पीओएस, ध्यान से सुनो ओके भाई साहब, एलओएस एंड पीओएस ओके, इंटरस्टेट कब बोला जाएगा और इंट्रा कब बोला जाएगा। ओके, तो इंटरस्टेट कब बोला जाएगा, तो दोस्तों देखो इंटरस्टेट, अगर तुम्हारा एलओएस एंड पीओएस ऑफ द गुड्स या सर्विसेज इन डिफरेंट स्टेट और सेकंड इन डिफरेंट यूटीज, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट यूटीज, या स्टेट एंड यूटी, मतलब ओके लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट में है, प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में है, या ओके लोकेशन ऑफ सप्लाई स्टेट में है, समझ लो मैं महाराष्ट्र का हूं और ओके मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़ है, मैं चंडीगढ़ एक रिवीजन बैच के लिए जा रहा हूं या गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, मेरी गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है चंडीगढ़ में, स्टेट और यूटी या डिफरेंट यूटीज में होगा, ओके यानी यूटी टू यूटी होगा, तो ये केस में इंटरस्टेट बोला जाएगा। और इंट्रास्टेट कब बोला जाएगा, ओके बताओ इंट्रास्टेट कब बोला जाएगा, एलओएस एंड पीओएस, तो इंट्रास्टेट स्टेट सेम स्टेट, ओके सेम स्टेट और यूटी, ओके सेम स्टेट में होगा या यूटी में होगा, मतलब सप्लायर भी महाराष्ट्र का है, रिसिपिएंट भी महाराष्ट्र का है, और मेरा सॉरी रिसिपिएंट नहीं, मेरा लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों भी महाराष्ट्र में है, बात खत्म, वो इंट्रा बोला जाएगा। फिर वॉट एवर द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, उसका लेना देना नहीं है। यहां तक समझा क्या? ओके यहां तक सेम स्टेट या सेम यूटी, सेम यूटी, तो उसे इंट्रास्टेट बोला समझाएगा। समझा होगा तो फटाफट यहाँ पे ओके 2 टाइप करो। चलो मैं वेट कर रहा हूं आपका आंसर, 2 टाइप, मुझे मुझसे इंटरेक्ट करो भाई। ओके मुझसे इंटरेक्ट करो। ओके और मैं आपको ये कहना चाहूँ, देखो हमको जीएसटी अच्छा पढ़ना है, अच्छी कंसल्टेंसी देना है और अच्छा पैसा कमाना है। एक शेर याद आ रहा है, मैंने लिख के लाया है। ओके शेर याद आया है, वाह 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 करना आपने, ठीक है। दोस्त इकट्ठा मत कीजिएगा, सुनो सुनो सुनो, दोस्त इकट्ठा मत कीजिएगा, सब बदल जाते हैं। दोस्त इकट्ठा मत कीजिएगा, सब बदल जाते हैं। नोट इकट्ठा कीजिएगा, नोट इकट्ठा कीजिएगा, पुराने और नए सब काम आते हैं। तो आपको जीएसटी अच्छे से पढ़ना है, टाइम पास नहीं करना यूट्यूब पे, जीएसटी अच्छे से पढ़ना है और कंसल्टेंसी देना है और अच्छा पैसा कमाना है आपको मेरे साथ। ओके चलिए, तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। चल नेक्स्ट में आता हूं, जीएसटी ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। यस, अब मैं आपको ये बता दूं, कोई गुड्स अगर इंडिया के बाहर से आ रहा है, मैं बात गुड्स की कर रहा हूं,
सर्विसेज भी है, पर मैं स्पेशली भी गुड्स का डिस्कशन करना चाहूँगा। कोई गुड्स इंडिया के बाहर से आ रहा है और इंडिया में आया, तो इसको कहते हैं हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इंडिया में क्या किया इन्होंने, इंडिया में इंपोर्ट ऑफ गुड्स का इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर एक ही लॉ को पूरी अथॉरिटी दी, और वह है कस्टम्स एक्ट, जो हम पढ़ेंगे। ओके, और ऐसे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में मैं कस्टम्स एक्ट आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। ओके, कस्टम्स एक्ट। और क्या कहा, अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है तो इसके ऊपर कस्टम एक्ट के तहत बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगती है, बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी तो आपको लगेगी ही। ये समझ में आया? साहिल, वंशिका, ओके, वंशिका समझ में आया? तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो आपको लगेगी, लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने की वजह से बाहर से कोई गुड्स अगर इंडिया में आता है, बाहर से कोई गुड्स इंडिया में आता है, तो उसके ऊपर तो जीएसटी भी लगाएगी, क्योंकि डेस्टिनेशन इंडिया है, तो जीएसटी लगाना है। तो ऐसे केस में अब जीएसटी लगाना है, तो क्या इसके लिए आईजीएसटी एक्ट सेपरेट चला है क्या? तो गवर्नमेंट का नहीं, ये मैटर कस्टम्स का है ना, तो हम जीएसटी भी कस्टम के थ्रू ही कलेक्ट कर लेंगे। तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा जीएसटी जो लगाया गया, एक नाम से लगाया गया, और वह एसीडी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर 37, एसीडी 37। आप सिर्फ लिख दो एसीडी 37, कस्टम में पढ़ा होगा मैं एसीडी 37 क्या होता है। एसीडी 37 इक्वल्स टू आईजीएसटी। ओके, इसके ऊपर ये इंटरस्टेट माना गया। ओके, ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट माना गया, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, और इसके ऊपर आईजीएसटी लगा दिया। जब मैं कस्टम्स एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें इसका नाम होता है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम डिपार्टमेंट कलेक्ट करके जीएसटी डिपार्टमेंट को दे देता है। तो ये इंपोर्ट ट्रांजैक्शन ये भी इंटरस्टेट माना जाता है। ओके, इंटरस्टेट माना जाता है। यहां तक समझ में आया बेटा? यस और नो? चलिए, अब दूसरा जो है एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। अगर हम एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन की बात करें और इंडिया के बाहर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, तो इसके जीएसटी इंप्लीकेशन क्या है? पहले तो इसके ऊपर अंडर कस्टम्स एक्ट अगर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी, इफ एनी, सब पे नहीं लगती है, कुछ गुड्स पे लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी तो वो तो लगेगी। दूसरा, अब देखो गवर्नमेंट क्या कहती है, एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगाना सही बात नहीं था, क्योंकि डेस्टिनेशन तो इंडिया के बाहर था। अगर डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर था तो इसके ऊपर जीएसटी लगाना सही बात नहीं था। ओके, तो इसके ऊपर जीएसटी लगाना सही नहीं था, पर गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी की। एक्चुअली जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है, पर गवर्नमेंट ने थोड़ी चालाकी की। गवर्नमेंट ने यहां पे कहा ये तो इंटरस्टेट ही बोला जाएगा, इंटरस्टेट ही बोला जाएगा। ओके, एक्सपोर्ट भी इंटरस्टेट में डाल दिया। अरे सर गलत है। नहीं, गवर्नमेंट ने कैसी चालाकी की मैं बताता हूं। अब एक्सपोर्ट को इंटरस्टेट में तो डाल दिया इन्होंने, ठीक है, मतलब इंटरस्टेट बोला तो फिर इसके ऊपर तो जीएसटी लग जाना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट ये भी फेवर में थी कि डेस्टिनेशन तो इंडिया के बाहर है, तो इस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। पर गवर्नमेंट ने इंटरस्टेट कह के क्या बोला, देखो समझ लो, आप यहाँ पे ये टैब बना रहे हो, ओके, ये टैब बना रहे हो, आप टैब के मैन्युफैक्चरर हो, और आप अगर इंडिया में टैब बना के इंडिया में बेचते हो तो 18% का जीएसटी है, ठीक है, 18% का जीएसटी है, मतलब इसके ऊपर कोई जीएसटी एग्जाम नहीं है, नील रेट नहीं है, देना पड़ता है इंडिया में बेचा तो। ओके, कोई भी खरीदता है तो 18% का जीएसटी है। पर गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई एक्सपोर्टर फुलफिल सम कंडीशंस, ओके, फुलफिल सम कंडीशंस, तो हम, ओके, अगर वो कुछ कंडीशन फुलफिल करता है तो हम उसका रेट जो 18% है उसको हम विदाउट एक्सपोर्ट ड्यूटी अलाउ करेंगे। अगर वो कुछ कंडीशन फुलफिल करता है तो विदाउट एक्सपोर्ट ड्यूटी, विदाउट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं, विदाउट जीएसटी गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड,
ओके, विदाउट जीएसटी एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन ओके गवर्नमेंट इसको हम पर कंडीशंस क्या है, देख भाई वैसे तो हम भी तेरी बात समझते हैं, एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगाना सही नहीं है क्योंकि डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है, पर हमने तो पहले बोल दिया ये इंटरस्टेट है, मतलब ये है कि जीएसटी लगेगा पर कुछ कंडीशन फुलफिल कर, तो कंडीशन फुलफिल करता है तो हम विदाउट जीएसटी तुझे ले जाने देंगे। क्या कंडीशन है, पैसा ला पैसा। ओके, अभी हमने बात की, ओके दोस्त इकट्ठा मत कीजिएगा, ओके दोस्त इकट्ठा मत कीजिएगा, वो बदल जाएंगे, नोट इकट्ठा कीजिएगा कीजिएगा तो नए पुराने सब काम आएंगे। तो अब मैंने ये कहूंगा कि गवर्नमेंट कहती है तू कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में लाएगा तो ही हम तेरे को आईजीएसटी से बेनिफिट देंगे। अगर तू पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में नहीं लाता है और बाकी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो जो गुड्स का रेट है 18% वो लगेगा। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि यहाँ एग्जाम बोला है या यहाँ पे नील रेट बोला है या विदाउट जीएसटी गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड बोला है, क्या बोला एक बार पढ़ो। विदाउट जीएसटी गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड, इसके लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो ये विदाउट जीएसटी मतलब कंसेशन दिया है, ये जो है ये कंसेशन है, ये तुमको एग्जम्प्ट या नील रेट नहीं है, इसको एक नाम दूंगा मैं और ये इसको कहा जाता है कंसेशन, इसको एक्सपोर्ट कंसेशन दिया है। नहीं बेटा इसको एग्जाम मत बोलना, एग्जाम मत बोलना, ये कंडीशन पे कंसेशन है, इट्स नॉट अ एग्जाम, इट्स नॉट अ नील रेट, इट्स अ एक्सपोर्ट इंसेंटिव। ओके, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, विदाउट जीएसटी गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड, और इसको एक नाम आया और सबने ध्यान रखना, जीरो रेटेड सप्लाई, इसको कहा जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है पता है क्या, इट्स नॉट अ नील सप्लाई, इट्स नॉट अ एग्जाम सप्लाई, इट्स अ एक्सपोर्ट इंसेंटिव। जोर से बोलो मेरे साथ, इट्स अ एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अरे यस और नो, ओके जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट जीएसटी कैन बी एक्सपोर्टेड, कंसेशन दिया है। फॉर एग्जाम्पल ओके भाई मेरे क्लास जो करेगा, फीस तो मेरी ये लागू है, पर कोई मुझे ये कहता है कि मैं रैंक में आऊंगा, ओके रैंक में आके दिखाऊंगा, ओके तो अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो फिर मैं विदाउट फीस बैठने दूंगा। वैसा है, तू एक्सपोर्ट कर, ओके और पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मिला तो फिर तुझे बेनिफिट देंगे। ये समझ में आया क्या? तो गलती जीएसटी में मत करना दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, और वो ये रिक्वेस्ट है कि जीरो रेट सप्लाई इज नॉट एग्जाम, नॉट नील रेट, इट्स एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, इट्स एक्सपोर्ट इंसेंटिव फॉर सप्लाई। ओके चलिए, ये तो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। सबको क्लियर? क्लियर, डन 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 डन, जोर से वन टाइप कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते। दूसरा अगर हम यहाँ ले एसईजेड ट्रांजेक्शन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? ओके तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओके इंडिया में चाइना पैटर्न ये लाया, हमने 20 साल पहले ही लाया था कि स्पेशल जोन बनाओ जो एक्सपोर्ट्स के, जो जिसका काम है एक्सपोर्ट करना, ओके जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इनके लिए स्पेशल एक्ट है, ओके ये स्पेशल ऐसा माना जाता है आइलैंड में है भाई, ओके कि इनका एक्ट ही अलग है, सारे कंप्लायंस अलग है, सारे ओके क्लियरेंसेस अलग है, और ये सब हैंडल होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट से। इसमें क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे रिलायंस का यूनिट है, सैमसंग का यूनिट है, एलजी का यूनिट है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर के यूनिट्स होते हैं जोन में। इनका काम है कि भाई इनको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जैसे मॉल है, एक होता है रोड वाली शॉप और एक होता है मॉल। मॉल में आ जाओ आपको बेस्ट इंफ्रा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ओके आप यार रोड पे शॉप लगाओ। वैसा ही एक तरह का एक्सपोर्ट मॉल है, एक्सपोर्ट मॉल कि यहाँ आ जाओ, मैन्युफैक्चर करो, ओके सर्विसेज तैयार करो और एक्सपोर्ट करो। ओके अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पूरे इंडिया से अलग ट्रीटमेंट दी जाएगी, इसको हम कहते हैं एसईजेड। सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया क्या? चलो अब देखो, इसको एसईजेड कहते हैं। अच्छा ये एसईजेड क्यों बनाए जाते हैं? ये एसईजेड बनाए जाते हैं एक्सपोर्ट पर्पस के लिए। चलो अब मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे, अब देखो क्या होता है, ये जो जोन होते हैं ये स्पेशल आइलैंड होता है, स्पेशल आइलैंड माना जाता है, होता नहीं है तो मुंबई में ही है, तो यहाँ पे अगर आपको एसईजेड बहुत सी जगह मिल जाएगा, यूपी में मिल जाएगा, एमपी में मिल जाएगा, होता है इंडिया में, पर ट्रीटमेंट ये स्पेशल आइलैंड जैसी होती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब कोई डोमेस्टिक सप्लायर है, समझ लो डोमेस्टिक डोमेस्टिक सप्लायर है, ओके डोमेस्टिक सप्लायर है, और ये सप्लाई कर रहा है, या मतलब ये जो है इसको गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, जो यूनिट्स यहाँ पे है।
ओके, गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि इंडिया का कोई भी डोमेस्टिक सप्लायर अगर कोई गुड्स और सर्विसेज सप्लाई टू एसईजेड, ये टू वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके, सप्लाई टू एसईजेड, अगर ये एसईजेड को सप्लाई करता है तो ये जो है ये भी एक्सपोर्ट माना जाएगा। इसको भी उन्होंने एक्सपोर्ट का स्टेटस दिया है। वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है तो एक्सपोर्ट माना जाएगा। और जहां तक इसकी जीएसटी की बात करें तो ये ट्रांजैक्शन पे ये जीरो रेट सप्लाई में आएगा, ओके, जीरो रेट सप्लाई में आएगा और इसके ऊपर नो जीएसटी, जीएसटी नहीं लगेगा, ये भी है। अब ये एसईजेड का फंडा क्या बताया गया? एक तो तुम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करो, एक तो तुम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करो, या फिर ओके तुम नहीं कर रहे पर तुम ऐसे बंदे को दे रहे जो एक्सपोर्ट करेगा, तो चलो उसको भी बेनिफिट दिया, स्पेशली फॉर एसईजेड। यानी वो है ना, एक तो मैं भगवान तक इतनी मैंने तपस्या किया कि मैं भगवान तक पहुंच गया, या फिर मैं भगवान तक नहीं पहुंच सकता हूं तो मैं साधु संत की पूजा कर लूंगा, प्रसाद उनको दे दूंगा, ऐसा समझूंगा भगवान तक पहुंच गया। तो आइदर मैं एक्सपोर्ट करूं या इनको दूं, इनको भी दिया तो समझा जाएगा भगवान तक पहुंच गया। तो इनको अगर कोई सप्लाई करेगा तो उसको भी जीरो रेट बोला जाएगा। इट्स नॉट एग्जाम, इट्स नॉट नील रेट, इट्स अ जीरो रेट। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो यहाँ पे ये तो था सप्लाई टू एसईजेड होता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कोई माल रिजेक्ट हो गया एक्सपोर्ट वाला, तो फिर ये इंडियन मार्केट में क्लियर करते हैं। अगर कोई ये एसईजेड टू डोमेस्टिक सप्लाई होगा, एसईजेड टू डोमेस्टिक सप्लाई होगा, तो इसके ऊपर जीएसटी है, इसके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं, इसके ऊपर जीएसटी लगता है। ओके, जीएसटी कब नहीं लगता है, एक्सपोर्ट बेनिफिट कब मिलता है? जब आप सप्लाई कर रहे हो एसईजेड को। एसईजेड समझा क्या? सबको समझा होगा तो लिखिए एसईजेड टाइप करो फटाफट, डन 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 डन, टाइप करो फटाफट। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर का जो लेवी टॉपिक था वो लेवी टॉपिक खत्म हुआ, हमारा इस चैप्टर का लेवी टॉपिक खत्म हुआ। नील रेट और जीरो रेट में क्या डिफरेंस है? कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो आगे एक चार्ट आएगा, ओके, ये आगे चार्ट आएगा, नील रेट, एग्जाम, जीरो रेट, चार्जेबल, ये आगे मैं कवर करूंगा, ठीक है, ये आगे मैं कवर करूंगा, डोंट वरी, मैं आपको समझाऊंगा नील रेट और जीरो रेट, ठीक है, डन। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कशन कंप्लीट किया। ओके दोस्तों, तो नाउ वी हैव डन विथ आवर लेवी चैप्टर। आगे का डिस्कशन हम अब कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, अब आप आ जाओ हमारे बुक में, टैगिंग कर लो, लेवी हो गया, जस्ट टैगिंग कर लो, अंडरलाइन करो कि ऑल गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्शन ह्यूमन और अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा अल्कोहल सेक्शन 9 में, वैल्यूएशन सेक्शन 15 से होगा। अब रेट ऑफ जीएसटी, एक रेट ऑफ जीएसटी जगह होगी तो ये डाल दो, ये मेरा रह गया है, ओके, रेट ऑफ जीएसटी, हाँ, ये जो टेबल था ना हमारा 9151 वाला टेबल, तो रेट मैक्स 20% और यहाँ मैक्स 40% अगर आप डाल सकते हो, ये मतलब गवर्नमेंट ने कहा अभी तो सीजीएसटी का रेट मैक्स 20 हो सकता है, तो अभी मैक्स 20 है ही नहीं, अभी नोटिफाइड रेट है 14 प्लस 14 28 का रेट है ना अभी मैक्स, तो 14 प्लस 14 पर यस फ्यूचर में जीएसटी यहां तक जा सकता है मैक्स, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाओ यहाँ पे मैक्स 20%, कलेक्शन इन सच ए मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड टैक्सेबल पर्सन, डेफर्ड पेमेंट भी हमारा हो गया, पेट्रोलियम क्रूड, रिवर चार्ज भी मैंने बता दिया, ओके 9394 ईसीओ वाला भी हो गया, आईजीएसटी की भी लेवी हमारी होगी, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट कब बोला जाएगा आज रीड कर लेना, कॉन्सेप्ट बुक डेली बेसिस पे साथ में पढ़ते जाओ, ओके, इंपोर्टेड गुड्स के इम्प्लीकेशंस हमने देख लिए, एसीडी 37, और ये एसीडी 39 क्या है मैं कस्टम में पढ़ाऊंगा, और जीरो रेट सप्लाई स्पेशली फॉर एसईजेड ये हमने देख लिया, ठीक है। चलिए अब ये तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, यहाँ तक का मैं शेयर कर दूंगा आपको,
हाँ, इसके आगे मैंने रेडी करके रखा है पर आगे कवर करूंगा। तो चलो, यहां तक सबको क्लियर? यस और नो? टैगिंग वाले नोट्स, अंडरलाइन वाले क्या अपलोड करो बेटा, फाइनल लेवल पे होगा। ओके, उतना तो मेरे साथ कंप्लीट, हाँ जब तक आपको नोट्स नहीं आए उतना मैं कर दूंगा टैगिंग वाले, पर वो तो अंडरलाइन ही कर रहा हूँ, पर मैं कर दूंगा जब तक आपको फिजिकल नोट्स नहीं आता है। ओके, अब मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि कल हमारा क्लास नहीं है, मंडे से अब कंटिन्यूटी में क्लास होगा, और जो भी हमने 2 दिन क्लास नहीं लिया तो मैं आगे वो कवर कर लूँगा, डोंट वरी। कैसे कवर करेंगे मैं बताऊँगा। ओके, कल संडे है, कल क्लास नहीं है, और मंडे से कंटिन्यूटी में क्लास चालू होगा। और दूसरा, किसी को अब डाउट्स होगा वहाँ तो सेशन, हमारा सेशन यहाँ ख़त्म करते हैं पहले। ओके, सेशन ओके जो है हमने लेवी पर डिस्कस कर लिया, और आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो यहाँ पे जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा, और अपने सारे ओके फ्रेंड्स लोग जो ये क्लास लगाना चाहते हो, आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक कर दो फटाफट। सेशन कैसा लगा आज का? ओके, डाउट्स लेता हूँ, पहले बताओ सेशन कैसा, मजा आ गया आज के सेशन में? मुझे बताओ स्पीड ओके है? ओके, स्पीड वगैरह ओके, फटाफट आंसर दो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है। चलो, नहीं नहीं, मंडे से ऐप पे होगा बेटा, बढ़िया हुआ। चलो, हाँ चलो, तो यहाँ सेशन को रोकते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। अब बेटा किसी के डाउट्स और क्वेश्चंस हो गए तो पूछ सकता है। डाउट्स और क्वेश्चन हो गए तो पूछ सकता है। हेलो सर, व्हाट आई एम बाइंग अ गोल्ड फ्रॉम अहमदाबाद बट आई हैव आधार एड्रेस फ्रॉम पुणे, सो व्हाट वाज द जीएसटी लायबिलिटी? मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 12 सेक्शन 10 में प्लेस ऑफ सप्लाई का है कि अगर सेल तुम्हारा B2C है तो वो केस में जो रिसिपिएंट का एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो रिसिपिएंट का एड्रेस अगर पुणे का है तो प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे माना जाएगा। अब जितना समझा ठीक है, अदरवाइज हम देखेंगे IGST एक्ट में। जस्ट वांटेड टू नो फॉर ऑफिस वर्क सेक्शन 94 इज नो मोर अप्लीकेबल। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अप्लीकेबल है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तीन प्रोडक्ट नोटिफाई हुए हैं, वहाँ अप्लीकेबल है। अब बाकी उसकी ज़्यादा अप्लीकेबिलिटी नहीं है। सर आई हैव ऑर्डर, ओके, यस संदीप, ठीक है संदीप, 180658 मैं लिख लेता हूँ, 180658, ठीक है। इंपोर्ट का IGST का क्रेडिट मिल जाता है, ओके मिल जाता है। सर ENA मैन्युफैक्चरर की रजिस्ट्रेशन लिमिट में सप्लाई तो मैन्युफैक्चरर ऑफ अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी लेंगे इफ आल्सो सप्लाइज टू अदर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हाँ बेटा, वो एग्रीगेट टर्नओवर में, ओके, एग्जाम सप्लाई में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आता है, लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा आगे। हाँ, पर लेके कैन यू प्लीज इंक्रीज स्पीड अ लिटिल? केशव मित्तल, स्पीड बढ़ जाएगी बेटा, पर इससे ज्यादा स्पीड में देखना है तो फिर केशव मैं तुमको कहूँगा रिकॉर्डेड मोड में देखो, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो। पर स्पीड कैसा है कि यहाँ अराउंड अभी 2000 स्टूडेंट्स लेक्चर देख रहे हैं, और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट जीएसटी में, आप मेरे स्टूडेंट हो गए तो आपको सब पता है, पर बहुत से स्टूडेंट जीएसटी में बेसिक नहीं पता उनको। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ स्पीड बढ़े, पर अभी थोड़ा बेसिक चालू है इसलिए। एक्सपोर्ट के केस में आईटीसी मिलेगा इफ पेइंग जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट और नॉट। आईटीसी मिलता है राघव एक्सपोर्ट के केस में। नहीं नहीं, स्पीड ऐसी रहेगी,
और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से आएगी। सर आरसीएम ओनली अप्लीकेबल, हर्ष लिख लिया 180101, ठीक है 180101 369771 369771 367336 367336। सर आरसीएम ओनली अप्लीकेबल व्हेन रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, ऐसा नहीं है हर्ष। आरसीएम चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी कैसे आती है। सर इफ कंपनी इज एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड इट्स मनी इज क्रेडिटिंग इनटू एक्सपोर्ट पैकेजिंग क्रेडिट अकाउंट एंड इट इज कीपिंग मनी इन दैट अकाउंट इन डॉलर टर्म नॉट कन्वर्टिंग इनटू रुपीज, एक्सपोर्टिंग पैकेजिंग क्रेडिट अलाउड नहीं है। ओके पर आरबीआई की परमिशन लाते हो तो फिर अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज जीएसटी लग जाएगा। मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सेप्शन है जीएसटी में, बिकॉज जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यस करेक्ट। सर ऑर्डर आईडी 371159, क्या प्रॉब्लम है बेटा? 371159 371159। सर एसईजेड एक्सपोर्ट द गुड्स देन जीएसटी विल बी जीरो रेट। यस वो तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट है ना, वो तो डायरेक्ट भगवान तक पहुंच गया, वो तो जीरो रेट ही आएगा। अनेबल टू वॉच द लाइव लेक्चर 366228 37605, ठीक है आप ऑर्डर आईडी डाल दो, मैं लिख लूंगा बेटा ऑर्डर आईडी। सर व्हेन जीएसटी लेविड फ्रॉम एसईजेड टू सप्लायर, जी अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कभी ऑर्डर कैंसिल हो जाती है, डिफेक्टिव गुड्स हो जाता है, तो वो डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर करता है। तो कोई भी एसईजेड यूनिट डोमेस्टिक मार्केट में जब क्लियर करता है तो उसके ऊपर जीएसटी आता है, उसके ऊपर जीएसटी आता है। थैंक यू सर, यू आर द लीजेंड, थैंक यू सो मच बेटा। चलो लाइक कर दो फटाफट। साउंड प्रॉब्लम, अब बेटा साउंड प्रॉब्लम तो तुम्हारा ऐप का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ अभी लगभग अगर नहीं तो अभी तक का जो ऑर्डर स्टेटस है 2000 स्टूडेंट देख रहे हैं। ओके और चल ही रहा है और ऑनलाइन भी बहुत कनेक्टेड है। अब आई डोंट नो कि आपको क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। ऐप में डाउट नहीं पूछ सकते आप, आप ऐप में जो मोबाइल ऐप है उसमें Q&A करके एक टैब आता है, और मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको डाउट कैसे पूछना है, ठीक है। एक्सपोर्ट में जीएसटी के लिए जो कंडीशन फुलफिल करनी प्लीज एक्सप्लेन द अगेन। नहीं वो कंडीशंस तो अभी कोई मतलब ही नहीं ना नंदिनी, अभी समझ के कंडीशन है कि पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में लाना चाहिए, फिर आपने बॉन्ड एग्जीक्यूट करना चाहिए या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एग्जीक्यूट करना चाहिए, वो आगे आएगा। अभी अभी उसको समझने की जरूरत नहीं है। अब बेटा वो ऋतिक वो तो स्पेशल परमिशन है, वो मुझे भी रिसर्च करना पड़ेगा। आरुषि डोंट वरी, लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई जब आईजीएसटी चालू होगा, अभी सिर्फ दो वर्ड पे फोकस करो, एलओएस एंड पीओएस, बट आगे जब आईजीएसटी चालू होगा तब हम उसमें कवर कर लेंगे। ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो यहाँ रुकते हैं।